Hello friends, so we have completed the security part. Now let's come to the environment part. तो environment part में जो पहला topic है that is 50 years of Stockholm Conference. Very important conference and it is the starting of actually जब हमने ये conferences organize करना start किया तो Stockholm Conference जो था वो हमारे environment के लिए जो है पहला step था कि हम environment को कैसे protect करें because हमारा temperature rise हो रहा था, हमारा urbanization बहुत ज़्यादा हो रहा था, industrialization हो रहा था जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं हार्म हो रहा था। इसलिए हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस लाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि स्टॉकहोम +50 मीटिंग जो है वो अभी हेल्ड हुई है स्टॉकहोम में, स्वीडन में है जो कि 50 इयर्स कंप्लीट होने के लिए ये मतलब 50 इयर्स कंप्लीट हो गया तो इसलिए ये मीटिंग हुई है, वो मनाया गया है सिंस द 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, वो हमारा स्टेब्लिश हुआ था। अब मोर अबाउट न्यूज़ में अगर देखें तो स्टॉकहोम +50 थीम की अगर बात करें तो थीम क्या है? अ हेल्दी प्लानट फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एनवायरनमेंट इज गिवन विच इज़ एन आर अपॉर्चुनिटी। सो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपना प्लैनेट को हेल्दी बनाएं और सबके लिए इक्विटेबल शेयरिंग हो, प्रॉस्पेरिटी हो सभी के लिए। अब स्टॉकहोम +50 का एजेंडा क्या है कि हमको एक्सपीरियंस और अपने इनिशिएटिव्स जो है प्लैनेट को जो प्रोटेक्ट करने के लिए हम ले रहे हैं उसको शेयर करना है और सस्टेनेबल रिकवरी करना है। जो भी कोविड-19 के कारण, हमारा पेंडेमिक के कारण जो भी ड्रॉबैक्स आए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, तो उसको रिकवरी करना है। अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है क्या? इवोल्यूशन ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 1965 में यूएस साइंस एडवाइजरी कमिटी ने हाईलाइट किया था कि ह्यूमन जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा वार्म कर रहे हैं। 1967 में क्या हुआ? CO2 जो है डबल हो गया। करंट लेवल का जो भी CO2 था वो उससे डबल हो गया, जिसके कारण अप्रॉक्सीमेटली 2 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। 1968 में क्या हुआ? फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज यूजिंग साइंटिफिक एविडेंस। फिर उसके बाद 1968 में स्वीडन ने प्रपोज किया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, दैट इज स्वीडिश इनिशिएटिव। तो याद रखिएगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस किसने प्रपोज किया है? स्वीडन ने प्रपोज किया है। ओके, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है क्या? ये यूनाइटेड नेशन का पहला मेजर कॉन्फ्रेंस है जो इंटरनेशनल एनवायरमेंट इश्यूज के लिए लिया गया, जो कि हमने बताया अभी। ये ऑर्गेनाइज हुआ था 1972 में और हमारे एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए ये लाया गया और वहाँ पे न्यूट्रल एनवायरमेंट का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, नेचुरल एनवायरमेंट का, सॉरी, जहाँ पे उसका थीम रखा गया ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक ही अर्थ है जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है। 122 कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो कि 26 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था और एक्शन प्लान्स भी थे उसमें। 3 डायमेंशन थे इस कॉन्फ्रेंस के। पहली चीज़ है कि कंट्री ने एग्री किया कि वो एक दूसरे के एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेंगे, मतलब अपने नेशनल ज्यूरिडिक्शंस में रहेंगे, दूसरे के नेशनल ज्यूरिडिक्शन को इफेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ के एक्शन प्लान अडॉप्ट किया कि हमारे जो अर्थ एनवायरनमेंट को थ्रेट हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं अर्थ एनवायरनमेंट को, उसको स्टडी करना है। तीसरी चीज़ उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी स्टैब्लिश की, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी जो कि स्टैब्लिश की गई कि कॉपरेशन जो है कंट्रीज़ के बीच में हमको बढ़ाना है, तो इसलिए UNEP जो है क्रिएट की गई। तो UNEP आपको पता होना चाहिए कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का ही एक पार्ट है जब क्रिएट की गई। अब आउटकम्स एंड सक्सेस अगर बात करें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की, तो UNEP बॉडी स्टैब्लिश हुई जो कि ग्लोबल अथॉरिटी है एनवायरनमेंट एजेंडा इम्प्लीमेंटेशन जो है, एक्शन प्लान्स एनवायरमेंटल डायमेंशंस के लिए जो भी एक्शन प्लान्स लिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। फिर पैराडाइम शिफ्ट हुआ क्योंकि हमने कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट एरा देखना स्टार्ट किया। इन मेनी वेज अगर बात करें तो मल्टीलेटरल गवर्नेंस ऑफ प्लानिटरी कंसर्न्स मेन स्ट्रीम आए, जिसके कारण 500 मल्टीलेटरल जो है एनवायरनमेंट एग्रीमेंट साइन किए गए इन लास्ट 50 ईयर्स। मोस्ट ऑफ द एग्रीमेंट अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फिर कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, फिर बायोडाइवर्सिटी, तो ये सब जो है, ये सब ओरिजिन किसका है? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का। अगर स्टॉकहोम डिक्लेरेशन नहीं आता तो ये सब भी नहीं इस्टेब्लिश होते। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ने आइडेंटिफाई किया कि हमको एक थीम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट वहाँ से लाया गया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारा जो प्रेजेंट नीड है एनवायरमेंट की, जो भी रिसोर्सेज की, वो फ्यूचर की नीड को कॉम्प्रोमाइज ना करे, हमारे फ्यूचर के लिए भी अवेलेबल हो, तो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म। 20 ईयर लेटर में क्या हुआ? 1992 में UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ, जिसको अर्थ समिट बोला जाता है, जो कि रियो डे जेनेरियो
ब्राज़ील में हुआ था, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को एम्ब्रेस किया। फिर कुछ की प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुए, जैसे कि पहला है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तो वेना कन्वेंशन जो है ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए हमने लाया, ये भी एक मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट है। फिर पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल हमने फॉलो किया। पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो भी इंडस्ट्री जो भी पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरमेंट को, उन्हीं के ऊपर जो है उन्हीं को कॉस्ट बियर करना पड़ेगा पॉल्यूशन का। ओके, तो दैट इज कॉल्ड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेवलप्ड कंट्री ने अगर पहले के टाइम पे अपना पॉल्यूशन इतना जनरेट कर दिया, तो उन्हीं के ऊपर ही सारे प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे, मतलब उन्हीं को कॉस्ट भरना पड़ेगा, ना कि डेवलपिंग कंट्रीज को। ओके, फिर मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच आया, जो कि ओपन किया एक डोर कि बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एरिना है, उसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए। वाई वेलकमिंग एनजीओज को, इंडिजीनियस पीपल को वेलकम किया। ठीक है, कम्युनिटी, प्राइवेट सेक्टर को। फिर एनवायरमेंट डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई, जहाँ पे हमने जिसके कारण एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज डेवलप हुई। तो एनवायरमेंट डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई, जिसके कारण हमारे कंट्रीज में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री डेवलप हुई। और अंटिल 1972 अगर बात करें तो कोई भी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं थी किसी भी कंट्री में। और फिर 1972 के बाद स्टार्ट हुई और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो हमारे यहाँ बनी, दैट इज 1985 में बनी। ओके, सो दीज आर द की टेकअवेज, आउटकम्स थे स्टॉकहोम कन्वेंशंस के। अब मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट्स अंडर यूएनईपी की बात करें, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंदर, तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1971 में रामसर कन्वेंशन आया, जो कि आपको पता है वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए है। 1972 में वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्शन के लिए आया। 73 में साइट्स डेवलप हुआ, जो कि इंटरनेशनल जो इलीगल ट्रेड होता है उसको रोकने के लिए, एंडेंजर्ड स्पीशीज और जो भी होते हैं उनके लिए। 1973 से 1998 के बीच में पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, मार्पोल कन्वेंशन वो हुआ कि जो भी शिप से पॉल्यूशन हो रहा है उसको कैसे रोकेंगे। 1979 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन, तो उसके लिए हुआ। फिर वेना कन्वेंशन 1985 में आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के लिए। 1989 में बेसल कन्वेंशन आया, जो कि किसको, ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट होता है प्लास्टिक वेस्ट का और मतलब हजार्डियस वेस्ट और डिस्पोजल का, उनको। फिर 1992 में सीबीडी आया, यूएनएफसीसी 1992 में आया। फिर 1994 में यूएनसीसीडी आया। फिर 1998 में रॉटरडम कन्वेंशन आया ऑन हजार्डियस वेस्ट जो केमिकल्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, उनको रोकने के लिए। 1998 में यूनाइटेड नेशन ऑन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड एक्सेस टू जस्टिस इन एनवायरमेंट मैटर्स आए। 2001 में स्टॉकहोम जो हमारा कन्वेंशन आया, जो कि पीओपी के लिए था, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए। और 2013 में मीना माता कन्वेंशन आया, जो कि हमारा मर्करी के लिए था। तो ये जितने भी कन्वेंशन है सब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंदर आते हैं, जो कि किसके कारण स्टैब्लिश हुआ, स्टॉकहोम कन्वेंशन के कारण। अब हम आते हैं स्टॉकहोम प्लस 50 रिकमेंडेशन में क्या क्या बताया उन्होंने। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ह्यूमन की जो वेलबिंग है उसको सेंटर पे रहना है, क्योंकि जब तक हेल्दी प्लैनेट नहीं होगा और प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी सबको, तब तक ह्यूमन का वेलबिंग नहीं इवॉल्व होगा। रिकग्नाइज करना है और इम्प्लीमेंट करना है कि हमको जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करना है और सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करना है। अडॉप्ट करना है बहुत सारे चेंजेस जो करंट इकोनॉमिक सिस्टम के लिए इफेक्टिव होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको एक्सेलरेट करना है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको हेल्प करना है कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस को वो टैकल कर पाए बाय प्रोवाइडिंग देम असिस्टेंस एंड सपोर्ट सॉल्यूशंस। ओके, सो दिस इज द स्टॉकहोम 50 रिकमेंडेशन फॉर एक्शनेबल एजेंडा। आई होप इट इज क्लियर। आपको सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा और सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, पूरी चीज़ें। ठीक है, तो सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट जो था मतलब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस था, क्योंकि वो पूरा एनवायरनमेंट जो है उसी पे ले डाउन रहा। अब आते हैं क्लाइमेट इक्विटी। अब क्लाइमेट इक्विटी की अगर बात करें तो इंडिया ने एक इंटरवेंशन किया है ड्यूरिंग द क्लोजिंग प्लेनेटरी ऑफ बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, उसमें इंडिया ने इंटरवीन किया है, ओवरलुक्ड इन क्लाइमेट नेगोशिएशन। तो बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है क्या? तो बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, ये हैज़ बीन ये पहली अपॉर्चुनिटी थी सारी पार्टीज़ जो हैं हमारे यूएनएफसीसी की कि वो ग्लासगो जो कॉन्फ्रेंस हुआ हमारा COP26 उसको अडॉप्ट करें लास्ट ईयर 2021 में। ग्लासगो में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजंस लिए थे जहाँ पे उन्होंने बोला था कि हम फुल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एग्रीमेंट्स का। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो COP27 है वो कहाँ होगा, शर्म शेख इजिप्ट में होगा नवंबर 2022 में। तो ये हमारा बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस था। अब मेजर आउटकम्स क्या थे बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के? तो पहला था कि हमको टेक्निकल डायलॉग जो है
ग्लोबल स्टॉकटेक में हमको लेना है। ये डिज़ाइन किया गया था कि जो भी कलेक्टिव प्रोग्रेस है कि हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर कर रहे हैं तो कितना हमने टेम्परेचर को लिमिट किया है। तो जो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का आपको पता है जो हमारा टारगेट था दैट इज़ 1.5 डिग्री सेल्सियस हमको वार्मिंग को लिमिट करना है। तो उन सब चीज़ों को रिव्यू करना। बट टॉक्स क्यों फेल हुआ? टॉक्स एंडेड विदाउट ग्लासगो डायलॉग बीइंग एडेड टू द फॉर्मल नेगोशिएशन एजेंडा, क्योंकि वो ऐड नहीं किया गया फॉर्मल नेगोशिएशन एजेंडा में। फिर ड्राफ्ट पब्लिश किया गया ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन पे, जिसका एम यही था कि वल्नरेबिलिटी हमको रिड्यूस करनी है, रिजिलियंस हमको स्ट्रेंथन करना है, और कैपेसिटी जो है पीपल की इंक्रीज करनी है कि वो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है उनको अडॉप्ट कर पाए और उनके लिए सॉल्यूशंस ले पाए। ओके, बट ये डिस्कस किया गया। फिर नेगोशिएशन और एडॉप्टेशन फंड टू गेट इंटरनेशनल कार्बन मार्केट अप एंड रनिंग अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। एडिशनल वर्क जो थे स्ट्रीम्स इंक्लूडेड दोज फोकसिंग ऑन जेंडर एक्शन प्लान, फिर क्लाइमेट चेंज एम्पावरमेंट के लिए देखना है जो कि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट में फोकस करेगा। तो दीज आर द सम जो आउटकम्स थे उस कॉन्फ्रेंस के, ये थे बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के। अब हम आते हैं व्हाट इज द क्लाइमेट इक्विटी। वी आर स्टडीइंग क्लाइमेट इक्विटी। तो देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट इक्विटी? क्लाइमेट इक्विटी का मतलब यही होता है कि क्लाइमेट प्रोटेक्शन जो भी हम एफर्ट लेते हैं उसका बेनिफिट जो है वो इक्वल बेसिस पे सबको मिले, जो कि मतलब किसी पे अनइक्वल बर्डन ना रहे, किसी को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। तो क्लाइमेट इक्विटी जो है सबको एक समान मिले। अब इसका मतलब यही है कि क्लाइमेट इक्विटी फॉर एग्जांपल अगर डेवलप्ड कंट्री है, मतलब जैसे कि अगर बात करें तो आपको पता होगा कि डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है, उनको इवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने कितना ज़्यादा मतलब जो एमिशन है वो किया है, जिसके कारण क्या हो रहा है आजकल डेवलपिंग कंट्री को सफ़र करना पड़ रहा है कि वो जो है वो लॉसेस में चल रहे हैं। वहाँ फूड सिक्योरिटी है, वहाँ वो है ना, तो वो डेवलप कर पा रहे हैं और वो क्लाइमेट को भी मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन को भी लिमिट करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो था वो सिनोनिमसली अगर बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड था। याद रखिएगा, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, मतलब क्लाइमेट इक्विटी का मतलब यही इंश्योर करता है कि क्लाइमेट गोल्स जो है अचीव हो इन अ सस्टेनेबल मैनर विदाउट अनजस्ट वर्डन और फॉलो आउट ऑन सर्टेन सेक्शन, किसी भी सर्टेन सेक्शन पे ना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बता रहे हैं तो डेवलपिंग कंट्री के ऊपर अब इतना ज़्यादा बोझ है कि वो कम करे सारे एमिशंस, राइट। और जो पुअर पीपल है, वनरेबल सेक्शन है, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो वो जो है क्लाइमेट इक्विटी में नहीं आता है। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिलता है, एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ जो एक्नॉलेज करता है कि डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ है, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारे इंडिविजुअल कंट्रीज़ की क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल अगर बात करें तो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्लाइमेट एक्शन की, इंक्लूडिंग क्लाइमेट फाइनेंस की, वो डेवलप्ड कंट्री के पास होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिकली ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट किया है, राइट। वही चीज़ है। तो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक बेनिफिट जो है पास्ट एमिशन के, वो डेवलप्ड नेशन जो है उनके ऊपर ज़्यादा कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि क्लाइमेट मिटिगेशन और अडॉप्टेशन एफर्ट को स्ट्रेंथन करें। अब फर्दर अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट जो है क्लाइमेट इक्विटी का इंडिविजुअल लेवल्स पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि वेयर द क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू डिसप्रोपोर्शनलिटी वर्नरेबल और मार्जिनलाइज सेक्शन को ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो कि हमने बता दिया। ओके, सो दिस इज द क्लाइमेट इक्विटी। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द क्लाइमेट इक्विटी स्ट्रेंथन और ये सब, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लाइमेट बजट क्या होता है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एड्रेसिंग क्लाइमेट इक्विटी इन क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन? क्या सिग्निफिकेंस है हम लोग क्लाइमेट इक्विटी एड्रेस करने के लिए इन क्लाइमेट नेगोशिएशन? तो सबसे पहले सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन। कैसे? क्योंकि डीपर एमिशन रिडक्शन अगर डेवलप्ड कंट्री करेंगी तो उसके कारण क्या होगा, और फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ाएगी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, तो हमारा जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है वो स्ट्रेंथन होगा और हम जल्दी जो है पेरिस क्लाइमेट गोल जो है अचीव कर पाएंगे। enable just transition towards low emission development. Transfer of technology और finances is very important for developed countries कि वो ट्रांसफ़र करें डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो वो जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस है वो डेवलप्ड नेशंस पे ही कंसनट्रेटेड है, और वो यूटिलाइज कौन करेंगे? डेवलपिंग कंट्री की लोअर एमिशंस करने के लिए। एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो फेयर शेयर रखे अपने कार्बन बजट का, कि डेवलपमेंटल राइट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है दोनों अचीव कर पाए। फंडामेंटल टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन ऑनगोइंग क्लाइमेट नेगोशिएशन अगर बात करें तो क्लाइमेट इक्विटी जो है वो कंटेंशियस इशू है दोनों डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के लिए, स्पेशली रिलेटेड टू फंडिंग ऑफ लॉस एंड डैमेज।
अदर बेनिफिट की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और मैनेज करेंगे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो है क्लाइमेट मिटिगेशन के वनरेबल पॉपुलेशन पे, उसको भी। अब हम देखते हैं, डज पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इंश्योर क्लाइमेट इक्विटी? क्या पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है इंश्योर करता है क्लाइमेट इक्विटी? तो सेवरल एनेबलिंग डिसीजन जो है COP26 ग्लासगो में लिए गए क्लाइमेट इक्विटी को इंश्योर करने के लिए, इंक्लूडिंग ग्लासगो डायलॉग ऑल्सो। और फिर लॉस और डैमेज के लिए हमने लिया, ठीक है, तो सेंटियागो नेटवर्क लिया। तो ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट इक्विटी को प्रमोट करती हैं। बट नेगोशिएशन में बहुत सारे सेटबैक भी थे। क्या क्या? अंडरमाइनिंग हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल सारी कंट्रीज को रिक्वेस्ट किया गया कि वो रिविजिट करें अपने क्लाइमेट जो प्लेजेस हैं बाय द एंड ऑफ 2022 विथ नो डिफरेंशिएशन और नो कॉन्क्रीट टारगेट। बट बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज ने डिनाई कर दिया इसके लिए। ओके, फिर टारगेट एक्शन अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल्स। उन्होंने बोला कि फेज डाउन जो है अनएबेटेड कोल को हम फेज डाउन करें और फेज आउट करें इनएफिशिएंट जो फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज है। डूइंग सो विल डिसप्रोपोर्शनलिटी, कहीं ना कहीं हम फॉसिल फ्यूल्स को अगर कम करेंगे तो ये डेवलपिंग कंट्रीज को इफेक्ट करेंगे जो कि पूरी तरह कोल और फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है और वो इम्पोर्ट करते हैं और सिटीजन्स को जो है एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग लॉस एंड डैमेज। डिस्कशन जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है टेक्निकल असिस्टेंस और इंश्योरेंस बेस्ड इंटरवेंशन पे, और उन्होंने लाइबिलिटी और कंपनसेशन जो है डेवलप्ड नेशन से उसको एड्रेस नहीं किया। अलाउइंग कार्बन क्रेडिट जनरेटेड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल टू बी कैरीड ओवर इन द पेरिस मैकेनिज्म। तो ऑब्वियसली जो हमने क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट को वो किया था वो पेरिस एग्रीमेंट में हमारे कैरी फॉरवर्ड हुए, जो कि डिफिकल्ट है हमको अचीव करना 1.5 डिग्री सेल्सियस, नेसेसिटेटिंग लार्जर कमिटमेंट फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस। अब वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो हमको ग्लासगो लॉस एंड डैमेज फैसिलिटी हमको स्टेब्लिश करना चाहिए, जो कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म हमको बनाना चाहिए कि हमारे जो करंट क्लाइमेट जो डैमेज है जो हमको वनरेबल सेक्शन को ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं तो वो जो है ना हो, और फाइनेंस जो है वो ग्रांट बेस्ड होने चाहिए, ना कि कंट्रीज़ को डेप्ट पे दो, लोन के उस पे दो। डेवलप्ड कंट्रीज को अपने एमिशन टारगेट जो है उनको एनहांस करना चाहिए। मैकेनिज्म क्रिएट करना चाहिए टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल ट्रांसफर्स के लिए जो भी डेवलपिंग कंट्रीज को आप ट्रांसफर करोगे, और एसेसिबिलिटी जो है अडॉप्टेशन फंड की उसको एनहांस करना चाहिए फॉर वनरेबल कम्युनिटीज। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज कार्बन बजट। ओके, तो कार्बन बजट क्या है? एक कार्बन बजट यही है, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्यूमुलेटिव नेट ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक CO2 एमिशन। ठीक है, कार्बन बजट क्या है कि कितना आप एंथ्रोपोजेनिक CO2 एमिट करते हो, मतलब ह्यूमन जो है CO2 एमिट करते हैं, जिसके कारण हमारा जो दैट वुड रिजल्ट इन लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू अ गिवन लेवल विथ अ गिवन लाइकलीहुड। ठीक है, तो उसको जो कि ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करते हैं टू अ गिवन लेवल विथ अ गिवन लाइकलीहुड। अकॉर्डिंग टू वर्किंग ग्रुप 3 कंट्रीब्यूशन टू द 6th असेसमेंट रिपोर्ट की अगर बात करें, जो कि IPCC की रिपोर्ट है, हिस्टोरिकल क्यूमुलेटिव नेट CO2 एमिशन जो है 1850 टू 2019 में अगर बात करें तो 4/5 ऑफ द टोटल कार्बन बजट फॉर लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2/3 ऑफ द टोटल कार्बन बजट टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 2 डिग्री सेल्सियस। इतना हमको बजट चाहिए। कार्बन बजट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेज जो है, हमारा स्टॉक जो है ग्रीन हाउस गैसेज का एटमॉस्फेयर में, वो बहुत लॉन्ग लाइफ तक रहता है। फॉर इंस्टेंस अगर बात करें तो इंडिया जो है 6% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल एमिशन में, बट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर 3% ऑफ द स्टॉक, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 3% है। बट डेवलप कंट्रीज जो है वो हिस्टोरिकली एग्जॉस्ट की बहुत ज़्यादा और अराउंड 70% ऑफ द स्टॉक है। ओके, सो दिस इज द कार्बन बजट। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज लॉस एंड डैमेज। लॉस एंड डैमेज की अगर बात करें तो इसका यही है कि जो भी इम्पैक्ट हमारे क्लाइमेट चेंज का होता है वो अडॉप्टेड नहीं होता है, और जहाँ पे लॉसेस हमारे परमानेंट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड लॉस एंड डैमेज। ये कवर करते हैं दोनों, मतलब ऑनसेट प्रोसेस लाइक सी लेवल राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, और एक्सट्रीम इवेंट्स जो आते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं जैसे फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक, हरिकेन्स, ये सारे कवर करते हैं। फाइनेंसिंग जो है लॉस एंड डैमेज के लिए इज सीन एज क्लाइमेट रिपेरिएशन, जो कि हिस्टोरिकल एमिटर्स हैं उनको पे करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, जो कि हमने बता दिया। पर लॉस एंड डैमेज जो है इम्पैक्ट करता है ज़्यादा, अगर बात करें तो स्मॉल और जो हमारी डेवलपिंग नेशंस हैं, आइलैंड नेशन है, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जो कि बहुत ही कम एमिट करते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसलिए हमको उन पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो दिस इज कॉल्ड लॉस एंड डैमेज, क्लाइमेट इक्विटी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट and the Bonn Climate Change Conference. I hope it is clear. Now let's come to ban on single use plastic. Very important topic. Why ये न्यूज़ में इसलिए है कि सेवरल सिंगल यूज जो प्लास्टिक आइटम्स हैं, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है कि वो बैन कर देंगे अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई से, मतलब 1 जुलाई 2022 से ये जो है, जो भी हमारे सिंगल यूज प्लास्टिक हैं वो बैन कर देगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। ओके, अब सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की अगर बात करें
करें तो आपको पता है ये बहुत सालों से चल रहा है कि हमको सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको बैन करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने अर्लियर नोटिफाई किया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 में कि वो पॉल्यूशन जो भी कॉज्ड हो रहा है अनमैनेज्ड प्लास्टिक और लिटर प्लास्टिक से उनको फेज आउट करेंगे बाय 2022। तो अभी वो 1 जुलाई 2022 से वो बैन कर देंगे। अंडर न्यू रूल्स अगर बात करें जो 2021 का रूल्स आया था उसमें बात करें तो सेवरल सिंगल यूज़ आइटम्स जो हैं उनकी यूटिलिटी बहुत कम है, हाई लिटरिंग पोटेंशियल है, जो कि आइडेंटिफाई किया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, स्टॉकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है सेल और यूज़ कर रही हैं उन सब को प्रोहिबिट किया है कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है 1 जुलाई 2022 के बाद नहीं यूज़ करेंगे। और ये बैन जो है ये सिर्फ नॉट अप्लाई टू कमोडिटीज़ मेड एज कंपोस्टेबल प्लास्टिक। तो कंपोस्टेबल प्लास्टिक से जो भी मटेरियल बनते हैं उन कमोडिटीज़ पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो याद रखिएगा, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और ये अगर ये वायलेट करता है कोई प्रिंसिपल तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर पिनलाइज किया जाएगा, जहाँ पे आपको 5 साल तक जेल होगी और पेनल्टी 1 लाख देना पड़ेगा या फिर दोनों। ओके, सो दिस इज़ द न्यू रूल्स जो कि जिसके अंदर बोला गया है। अब व्हाट इज सिंगल यूज़ प्लास्टिक? सिंगल यूज़ प्लास्टिक है क्या? सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यही है कि प्लास्टिक आइटम जो एक बार यूज़ हो फॉर सेम पर्पस और दोबारा उसका यूज़ ना कर पाए, तो दैट इज़ कॉल्ड सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो इंसेंटिव एनफ है फॉर द एफर्ट्स नीडेड टू कलेक्ट देम, दस देयर बैनिंग इन इंडिया इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट और इकोनॉमी और हमारे हेल्थ के लिए हार्म करते हैं। स्टेटस प्लास्टिक पॉल्यूशन की इंडिया में बात करें तो 3.5 मिलियन टन जो प्लास्टिक वेस्ट है जनरेट होता है एनुअली। पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन जो है डबल हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में और ओनली 60% ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट जो है वो कलेक्ट किया गया है। तो दैट इज कॉल्ड सिंगल यूज प्लास्टिक। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द एफर्ट्स। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट जो कि 2000 पॉलिसी सिनेरियो टू 2060 और ये OECD ने रिलीज़ किया है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? OECD रिलीज़ करती है। अब की फाइंडिंग क्या है कि जो प्लास्टिक और प्लास्टिक वेस्ट है ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गए हैं ग्लोबली। लार्जेस्ट इंक्रीज अगर बात करें एमर्जिंग इकोनॉमिक्स में ज़्यादा हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सब सहारन अफ्रीका और एशिया में हाफ जो है पूरे प्लास्टिक वेस्ट के एक्सपेक्टेड है कि वो लैंडफिल्स में रीच करते हैं। प्लास्टिक लीकेज जो है एनवायरनमेंट में वो डबल हुआ है और एक्वेटिक एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, क्योंकि वो जो है वो जो हमारे मतलब एक्वेटिक एनवायरनमेंट मतलब मरीन सिस्टम में जो भी एनिमल्स रहते हैं वो ज़्यादातर इनको खा जाते हैं, तो उसके कारण उनकी डेथ होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये हमारे मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। फॉलोइंग इम्पैक्ट्स फ्रॉम प्लास्टिक लाइफस्टाइल आर प्रोजेक्टेड टू मोर देन डबल, एंड जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज़्यादा हो रहा है, ओजोन फॉर्मेशन, एसिडिफिकेशन और ह्यूमन टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा हो रही है। अब हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि कुछ प्रोविजन जो प्लास्टिक में वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स में 2021 में दिए हैं इनके अलावा, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। तो क्या क्या दिए हैं? थिकनेस जो है प्लास्टिक की वो हमने 75 माइक्रॉन्स कर दिया है। 50 माइक्रॉन से कितनी कर दी है? 75 माइक्रॉन्स कर दिया है, जो कि 30 सितंबर 2021 से इफेक्टिव में है, और 120 माइक्रॉन हम कर देंगे दिसंबर 2022 से। कंप्लीट बैन हमने कर दिया है कि हम ना प्लास्टिक मटेरियल को स्टोर करेंगे, पैक करेंगे, ना ही गुटखा में सेल करेंगे, टोबैको और पान मसाला में। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस को लीगल फोर्स दे गया है कि प्लास्टिक जो भी पैकेजिंग वेस्ट है वो अगर कवर्ड नहीं है सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम में, उसको कलेक्ट करना है, मैनेज करना है और एनवायरमेंट सस्टेनेबल वे में थ्रू द EPR ऑफ अ प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्रांड ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंदर जो है वो चीज़ें कलेक्ट करें। तो ये प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द एनफोर्समेंट ऑफ द बैन? मतलब क्या स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट ने, क्या स्टेप्स लिए कि वो जो भी इन्होंने गाइडलाइंस निकाली उसको एनफोर्स कर पाए, मतलब बैन कर पाए। तो सबसे पहले उन्होंने नेशनल और स्टेट लेवल कंट्रोल रूम्स सेटअप किए हैं और स्पेशल एनफोर्समेंट टीम सेटअप की है इलीगल मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग और इन सबको देखने के लिए। स्टेट्स एंड यूटीज़ ने डायरेक्ट किया है कि बॉर्डर चेक पॉइंट जो है उसको डायरेक्ट सेटअप करें कि जो इंटर स्टेट बॉर्डर में सिंगल यूज प्लास्टिक मूवमेंट हो रहा है उनको ना मूव हो। प्रकृति मस्कट जो है दिस इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग मासेस एंड ब्रिंग बिहेवियरल चेंज। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और CPCB जो है उन्होंने वेरियस ई गवर्नेंस पोर्टल और एप्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन
डिटर्मिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का है, कि सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेस में और उनका प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बता दिया फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग फॉर कंप्लाइंस टू EPR ऑब्लिगेशन टू प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स। फिर मोबाइल ऐप फॉर SUP ग्रीवांस रिड्रेसल, उसको भी लॉन्च किया है, और मॉनिटरिंग मॉड्यूल जो है वो भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये सब हो गए हमारे कुछ वो। फिर डायरेक्शंस भी इशू किए हैं नेशनल स्टेट लेवल के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल सारे लीडिंग जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे ये वो जो है प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स को सप्लाई नहीं करेंगी, जो कि बैन है। फिर SP, CB और PCCs को बोला है कि वो अपने कंसेंट्स को रिवोक करेंगी, मॉडिफाई करेंगी टू ऑपरेट इशूड अंडर एयर वाटर एक्ट के अंदर। फिर कस्टम अथॉरिटी को भी बोला है कि जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उनको बैन करना है, उनका इम्पोर्ट नहीं करना है। लोकल अथॉरिटीज़ को भी बोला है कि फ्रेश कमर्शियल लाइसेंस जो है वो इशू करने हैं विद द कंडीशन दैट सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो सोल्ड नहीं होने चाहिए कहीं भी प्रेमाइसेस में। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, जो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और ये ग्रास रूट लेवल पे लिए हैं, क्या क्या ऐप लॉन्च किए हैं। ओके, अब कुछ सब आइटम्स हैं जो बैंड हुए अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर, वो आप एक बार देख लीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। क्या क्या एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं? तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की अगर बात करें तो इनको टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, मतलब पूरी तरह डिकम्पोज होने में इनको बहुत टाइम लगता है। सॉइल और वाटर को कंटामिनेट करते हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वेस्ट जनरेशन ज़्यादा होता है। मरीन, एवियन, टेरेस्ट्रियल जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, उनके लिए थ्रेट ही होते हैं। और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो टूरिज्म डिक्लाइन होता है, ऑब्वियसली गंदगी रहेगी तो टूरिज्म डिक्लाइन होगा। चोक्स, ड्रेनेज होते हैं, सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मरीन प्लास्टिक डेब्रिस जो है शिप्स के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फिशिंग इंडस्ट्री। हेल्थ इम्पैक्ट की बात करें तो पूरी तरह फूड चेन में फैल जाता है, जिसके कारण हमारा जो है पूरी तरह वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रो प्लास्टिक अगर बात करें तो सी फूड, टैप वाटर, बॉटल वाटर में पाया जाता है। टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं और एयर पॉल्यूशन जो है ड्यू टू ओपन बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आती है। तो दीज आर द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। नाउ लेट्स कम टू इशूज़ रिलेटेड टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। तो इश्यूज़ क्या क्या हैं? ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी हमारे पास एडिक्वेट लेवल की नहीं है, जिसके लिए हम मतलब सेग्रेशन और कलेक्शन इन सब के लिए हमारे पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी होना चाहिए। मैन पावर हमारे पास बहुत कम है बिकॉज जो हमारे लोकल लेवल्स पे अगर हम उसको एनफोर्स करना चाहते हैं बैन, तो उसके लिए मैन पावर की ज़रूरत है। लिमिटेड कैपेसिटी है इंडिया की कि बायोडिग्रेडेबल रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर पाए बिकॉज एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड बिकॉज प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर बंद होंगी तो उसके कारण हमारा लाइवलीहुड भी लॉस होगा। चैलेंजेस इन ब्रिंगिंग बिहेवियरल चेंज बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि कंज्यूमर्स जो हैं वो प्लास्टिक मांगते ही हैं, तो इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बिहेवियर चेंज को चेंज करना। लार्ज कंजम्पशन है, मेक्स ट्रांजिस्टिंग इन शॉर्ट पीरियड डिफिकल्ट। डिस्पोजल ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक विद वेंडर्स एंड SUP लिटर्ड इन स्ट्रीट्स, बीचेस, बरीड इन लैंडफिल्स, ये भी बहुत मुश्किल है। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ EPR रेजिम, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल चैलेंजेस तो ही हैं। अनविलिंगनेस अमंग प्लास्टिक इंडस्ट्री विद डिमांड ऑफ लॉन्गर ट्रांजिस्टरी पीरियड। सेक्टर्स जैसे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज जो हैं वो एडवर्सली इफेक्ट हो जाएंगे ड्यू टू डिपेंडेंस ऑफ प्लास्टिक स्ट्रॉस एंड प्लेट्स। ओके, सो दीज आर द इश्यूज। नाउ लेट्स कम टू वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में हमको यही है कि हमारी जो प्लास्टिक डिमांड है उसको रिस्ट्रेन करना है और एनहांस करना है सर्कुलेटरी थ्रू। कैसे कि फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हमको एनहांस करना है जो कि डिसेंटिवाइज कर पाए प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, पॉलिसीज़ जो एनहांस करे प्रोडक्ट डिज़ाइन टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, उसके लिए ऑल्टरनेटिव और कंपोस्टेबल प्लास्टिक हमको यूज़ करना चाहिए जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्लोज लीकेज पाथवे, कैसे? बाय इन्वेस्टिंग करने के लिए वेस्ट कलेक्शन में, सैनिटरी लैंडफिल्स में। आइडेंटिफाई करना है और टारगेट करना है हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ को, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे सोर्स है डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, कंबाइनिंग प्लास्टिक एंड क्लाइमेट मिटिगेशन पॉलिसीज़ को कंबाइन करना है। तो दीज आर द सम वे फॉरवर्ड। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने अभी नोटिफाई किया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022।
अब सेलियंट फीचर्स क्या है इसके, इस रूल्स के, ये रूल्स जो है सबसे पहली बार ये रूल्स जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 नोटिफाई हुआ है अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर, जो कि रिप्लेस किसको करेगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2003 वाले को रिप्लेस करेगा। तो अभी कौन सा रूल आया, 2022 आया है, पहले कौन सा था, 2003 वाले को रिप्लेस करेगा। अब कुछ सर्टेन कमिटीज़ इसमें इस्टेब्लिश की गई हैं। पहली है प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूट होगी स्टेट और यूटी लेवल पे, वो एक मंथ में 2 बार मिलेगी, और ये जो भी प्रपोजल आएंगे स्टेट गवर्नमेंट के और यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, उनको एग्जामाइन करेगी, एक्सेप्ट प्रपोजल इन्वॉल्विंग फॉरेस्ट लैंड ऑफ 5 हेक्टर्स और लेस। ठीक है, 5 हेक्टर्स और से जो कम के लैंड है उन पे ये इन्वॉल्व नहीं होगी। जो 5 हेक्टर्स और उनसे ज़्यादा के लैंड है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट और प्रपोजल लाएगी तो उनको ये एग्जामाइन करेगी। फिर रीजनल एम्पावर कमेटी की अगर बात करें तो ये सेटअप की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रीजनल ऑफिसेस में, ये भी 2 बार मिलेगी हर मंथ में। जो भी रिफर्ड प्रोजेक्ट है उनको अप्रूवल और रिजेक्शन करने के लिए जो है ये रीजनल एम्पावर कमेटी बनाई गई है। फिर एडवाइजरी कमेटी की बात करें तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेटअप करेगी, जिसमें 6 मेंबर होंगे, और ये एडवाइजरी कमेटी जो है एडवाइज करेगी हमारे ग्रांट अप्रूवल देने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट को अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ रूल्स। अब टाइम फ्रेम की अगर बात करें, जो भी नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट है, नॉन माइनिंग जहाँ पे माइनिंग मतलब जो माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं है, नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट अगर 5 से 40 हेक्टर्स तक है, वो 60 दिन में रिव्यू करना है उनको, विद इन 60 डेज उनको रिव्यू करना है। और माइनिंग प्रोजेक्ट जो है 5 से अगर 40 हेक्टर्स में आते हैं तो उनको जो है रिव्यू करना है विद इन 75 डेज। तो नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट को 60 डेज में और माइनिंग प्रोजेक्ट को 75 डेज में आपको रिव्यू करना है। फॉर प्रोजेक्ट जो में लार्जर एरिया इन्वॉल्व है, मान लीजिए कि जिसमें 40 हेक्टर्स मतलब 100 हेक्टर्स से ज़्यादा इन्वॉल्व है, उनमें नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अगर बताएं तो 120 डेज लगेगा रिव्यू करने के लिए, और 150 डेज माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए लगेगा। अब प्रपोजल क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए। पहली चीज़ किसमें चाहिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए। एडवाइजरी कमेटी से जब आपने रिकमेंडेशन कर लिया उसके बाद आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लगेगा। फाइनल अप्रूवल जो है नोडल ऑफिसर आफ्टर द रिसिपिएंट, मतलब जैसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाएगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से, वैसे ही नोडल ऑफिसर जो है आपको फाइनल अप्रूवल दे देगा जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। अब कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लैंड जो है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जो भी फॉरेस्टेड लैंड आप डाइवर्ट करते हो नॉन फॉरेस्ट चीज़ों के लिए, तो उसके लिए आपको कंपनसेटरी एफॉरेस्ट करना पड़ता है, मतलब उतना ही उससे डबल पेड़ लगाने पड़ते हैं आपको किसी और एरिया में। तो लैंड जो है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए विच इज़ नीदर नोटिफाइड, जो भी लैंड नोटिफाइड नहीं है फॉरेस्ट अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर, जो लैंड फॉरेस्ट नोटिफाई नहीं है वही लैंड जो है कंपलसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर जो भी लैंड नॉन फॉरेस्ट है, मतलब जो फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, उस लैंड को ही आप कंपलसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए कंपलसेटरी एफॉरेस्टेशन। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द एनालिसिस हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ये क्या होता है। ठीक है, एनालिसिस की अगर बात करें तो कंपलसेटरी एफॉरेस्टेशन की बात करें तो रूल्स का एम यही है कि जो भी लैंड अवेलेबल है फॉर कंपलसेटरी एफॉरेस्टेशन वो ईजियर होना चाहिए। मतलब रूल का यही एम है कि जो भी कंपलसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए आप लैंड दोगे वो ईजियर होना चाहिए, बट इट इज़ नेसेसरी टू एंश्योर दैट कि जो भी कंपलसेटेड ट्रीज हम लगाते हैं, प्लांटेशन लगाते हैं, वो सेम इकोलॉजिकल फीचर्स जो है हमको नहीं प्रोवाइड करते, इकोलॉजिकल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते जो कि हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट करता है। फिर ट्राइबल राइट्स की बात करें तो रूल्स ने ये भी स्टेट किया है कि ओनली स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो राइट जो है फॉरेस्ट ड्वेलर्स का वो सिक्योर करे, एंड वो किसके अप्रूवल में करेगा, यूनियन गवर्नमेंट के अप्रूवल में करेगा। तो रूल्स जो है कहीं ना कहीं ग्राम सभा के जो रूल्स है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर जो रूल्स है कि ग्राम सभा को सबसे प्रोएक्टिव रोल दिया गया है कि ग्राम सभा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो कि हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स को सिक्योर करेगी। तो उनका जो है कहीं ना कहीं उनका जो है जो उनकी वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। फिर लैक ऑफ प्रॉपर स्क्रूटिनी रूल्स जो है कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई और शॉर्टन कर रहे हैं प्रोसेस को, जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस के लिए अप्रेजल लेते हैं उनको कहीं ना कहीं शॉर्टन कर रहे हैं, और रूल्स डोंट स्क्रूटनाइज द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर लेस देन 5 हेक्टर्स। ओके, सो दीज आर द एनालिसिस। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द कंक्लूजन। तो न्यू रूल्स कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं हमारे प्रोसीजर को डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए, बट हमको ये इंश्योर करना है
कि हमारा ट्रेडिशनल राइट है ट्राइबल पीपल्स का और फॉरेस्ट ड्वेलिंग का वो कहीं हमारा ख़राब ना हो, ठीक है, वो भी हमारा मैनेज रहे, तो इसलिए हमको उनको भी मैनेज करके चलना है। नाउ लेट्स कम टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये कब आया था? ये हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था वो 1980 में आया था। किस चीज़ के लिए आया था? डिफॉरेस्टेशन को एड्रेस करने के लिए। ओके, डिफॉरेस्टेशन को एड्रेस करने के लिए जो हमारे फॉरेस्ट एक्ट आए थे, ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सिंस 1927 से चल रहा था, जहाँ पे हमारे कॉलोनियल ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट थी वो टिम्बर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पूरा कंट्रोल वहाँ पे रखती थी। देयर हैज़ बीन एटलीस्ट 2 मेजर अमेंडमेंट्स FCA में हुए, 1988 में हुआ, 1996 में हुआ, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट गोदावरन केस जो था रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, उस पर उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। गोदावरमन जो केस था वो मैंने आपको PT 365 में बहुत अच्छे से पढ़ाया है और आई थिंक इसमें भी आगे है, तो मैं उसमें आपको डिस्कस करूँगी। ओके, नाउ लेट्स कम टू कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड 2016। तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का मतलब हमने सुना दिया कि जो भी नॉन फॉरेस्टेड, जो भी आप फॉरेस्ट मतलब जो भी आप लैंड लोगे उसके लिए कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन आपको नॉन फॉरेस्ट एरिया में मतलब उसमें करना पड़ेगा। ये एक्ट जो है उन्होंने नेशनल और स्टेट फंड फॉर सेम पर्पस स्टैब्लिश किया। तो 90% जितना भी मनी है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट और UT गवर्नमेंट, वो ट्रांसफर केस में किया जाएगा, स्टेट फंड में किया जाएगा, और जो बैलेंस 10% बचता है वो नेशनल फंड को दिया जाएगा। याद रखिएगा 100% में से 90% जो मनी है वो स्टेट फंड में जाएगा और 10% जो है नेशनल फंड में जाएगा। जो भी मनी जो रिसीव होगा नेशनल और स्टेट फंड में वो इंटरेस्ट बियरिंग होगा और नॉन लैप्सेबल फंड होगा अंडर पब्लिक अकाउंट, मतलब लैप्स नहीं होगा। अगर आप इस साल नहीं यूज़ कर पाए तो आप अगले साल उसको यूज़ कर सकते हैं, वो नॉन लैप्सेबल होगा। ओके, फिर आते हैं नेशनल एंड स्टेट अथॉरिटी। तो देयर फंक्शन इज टू मैनेज, नेशनल स्टेट अथॉरिटी का फंक्शन यही है कि जो भी रिस्पेक्टिव फंड्स हैं इस एक्ट के लिए, इस प्रोसेस के लिए दिया जाता है, उसको आप जो है उस पर्पस के लिए यूज़ कर पाएँ कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो दिस इज द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। नाउ लेट्स कम टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट आ गया। तो एक्ट कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है जो हमारे ग्राम सभा है, विलेज असेंबलीज हैं, कि वो जो है इनिशियली पास करें रेजोल्यूशन जहाँ पे वो रिकमेंड करें कि जो भी राइट्स होते हैं रिसोर्सेज के वो रिकग्नाइज्ड हो, और ये रेजोल्यूशन जो है स्क्रीन्ड और अप्रूव किया जाएगा हर लेवल पे। ठीक है, अब इसमें कुछ राइट्स ग्रांट किए गए हैं। पहला है टाइटल राइट्स। इसमें इसका यही है कि ऑनरशिप जो है लैंड का वो ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलर्स को दिया जाए, जो 4 हेक्टर्स मैक्सिमम 4 हेक्टर्स जो उनके एरिया में आता है। तो ट्रेडिशनली अगर जो उनको वो उनके लिए मतलब उस लैंड में अगर रह रहे हैं तो उन्हीं को दिया जाए। फिर यूज़ राइट अगर बात करें तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और उसका ऑनरशिप, ग्रेजिंग, पेस्टोरल राइट दिया गया। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट दिया गया कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा अगर डेवलपमेंट चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है उनका लैंड। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट दिया गया कि टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो दिस इज द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। मैंने ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है PT 365 अपडेटेड मटेरियल में भी, पर मैंने यहाँ भी पढ़ा दिया। ठीक है, तो कुछ और प्रोविजन है फॉरेस्ट राइट एक्ट के 2006 के जो आपको उसमें से पढ़ लेना चाहिए। अब आते हैं इको सेंसिटिव जोन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इको सेंसिटिव जोन न्यूज़ में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं और जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है कंट्री के, उनको मैंडेटरली अगर बात करें तो मिनिमम जो 1 किलोमीटर आता है 1 किलोमीटर जो है प्रोटेक्टेड एरिया और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के उसमें उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा इको सेंसिटिव जोन फ्रॉम देयर डिमार्केटेड बाउंड्री। याद रखिएगा क्यों कि डिमार्केटेड बाउंड्री से अब वो करना पड़ेगा। अब व्हाट इज़ द जजमेंट अगर बात करें तो सिग्निफिकेंस हम बाद में करेंगे। मोर अबाउट जजमेंट की बात करें तो ये डायरेक्शन जो है पास किया गया है, जो कि एप्लीकेशन फाइल हुआ था TN गोदावर्मन केस में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑर्डर जो है वो अप्लाई होगा हर स्टेट और UT पे जहाँ पे मिनिमम इको सेंसिटिव जोन जो है प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। याद रखिएगा जहाँ पे भी मिनिमम इको सेंसिटिव जोन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है उन हर स्टेट और UT में जो है ये एप्लीकेबल होगा। अदर हाईलाइट्स की अगर बात करें तो एक्सटेंडेड बाउंड्री भी प्रिवेल होगी, मतलब अगर इफ एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन जो है 1 किलोमीटर बफर जोन से ज़्यादा बियॉन्ड है, और इफ स्टेटरी इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स हायर लिमिट, अगर कोई लॉ अगर आपको हायर लिमिट इको सेंसिटिव जोन का प्रोवाइड करता है तो उतना भी आपको वो भी हो सकता है, और बियॉन्ड 1 किलोमीटर भी हो सकता है, और 1 किलोमीटर तो आपको डिक्लेयर करना ही है। कोई भी न्यू परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो अलाउड नहीं होगा इको सेंसिटिव जोन में, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी न्यू परमानेंट स्ट्रक्चर अलाउड नहीं होगा। माइनिंग जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के अंदर पूरी तरह प्रोहिबिट कर दी है, मतलब परमिटेड नहीं है। एक्टिविटी जो भी ऑलरेडी
मतलब चल रही हैं विद इन 1 किलोमीटर और एक्सटेंडेड इको सेंसिटिव जोन के अंदर, बट लेइंग आउटसाइड द एम्बिट ऑफ प्रोहिबिटेड एरिया, मतलब जो भी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं वो उनके आउटसाइड है, मे कंटिन्यू विद द परमिशन। अगर 1 किलोमीटर के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ चल रही हो और वो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ में से नहीं आती हैं तो वो जो है कंटिन्यू चलती रहेंगी। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो है हर स्टेट और यूटी में उनको डायरेक्ट किया गया है कि वो लिस्ट बनाए कुछ सबसिस्टिंग स्ट्रक्चर्स की एट इको सेंसिटिव जोन और रिपोर्ट सबमिट करें विद इन 3 मंथ्स। रिक्वायरमेंट जो है वो डाइल्यूट की गई है, अगर वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट अगर है तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे आप 1 किलोमीटर भी डिक्लेयर नहीं करेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज अगर बात करें फॉर विच द प्रपोजल ऑफ स्टेट और यूटी हैज़ नॉट बीन गिवन 10 किलोमीटर बफर जोन एज इको सेंसिटिव जोन इज शैल बी इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और उनका डिसीजन जो है फाइनल होगा। तो दिस इज कॉल्ड हमारा इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड जो भी। अब इको सेंसिटिव जोन हमने पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। अब इको सेंसिटिव जोन होता क्या है? इको सेंसिटिव जोन वो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट और फ्रेजाइल एरिया होता है जो कि प्रोटेक्टेड एरिया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अराउंड होता है, जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल चीज़ें अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। याद रखिएगा, इको सेंसिटिव जोन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, अब व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट, हम पहले वो पढ़ लेते हैं उसके बाद हम वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि बेयर मिनिमम लीगल कंप्लाइंस से बियॉन्ड हम गए हैं। तो कुछ स्टेट जो है वो फ्यू मीटर्स ऑफ इको सेंसिटिव एरिया ही रखते थे, जोन रखते थे, जो कि इनसफिशिएंट था हमारे चीज़ इको सेंसिटिव जोन के लिए। इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी मेंटेन करेंगे बिटवीन डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज। इकोलॉजिकल डैमेज जो है उसको प्रिवेंट करेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उनको मैनेज करेंगे। ओके, सो सिग्निफिकेंस वही है जो हमने पढ़ लिया। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द बैकग्राउंड्स ऑफ इको सेंसिटिव जोन इन इंडिया। तो इको सेंसिटिव जोन का अगर बैकग्राउंड की बात करें तो 2002 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी लाई गई थी, जहाँ पे हमने अडॉप्ट किया था कि जो भी लैंड 10 किलोमीटर के बाउंड मतलब नेशनल पार्क और सेंचुरीज के 10 किलोमीटर के अंदर आते हैं उन लैंड को हमको इको फ्रेजाइल जोन्स जो है वो डिक्लेयर करना है। तो सारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स थे उनको रिक्वेस्ट किया गया कि वो लिस्ट आउट करें इको फ्रेजाइल जोन, इको सेंसिटिव एरियाज। मैनी स्टेट्स ने फॉलो नहीं किया ये और उन्होंने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी। 2005 में कंसर्न्स जो है जो रेस किए गए, तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने डिसाइड किया कि वो डीलिनिएट करेंगे इको सेंसिटिव जोन जो शुड बी साइट स्पेसिफिक और रिलेटेड टू रेगुलेशन के बेसिस पे जो है वो डिलिनिएट करेंगे। 2006 में गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सारे स्टेट्स जो है और यूटी वो कंप्लाई करेंगे 2005 का ऑर्डर, और कोर्ट ने कंटेम्पलेट किया कि नोटिफिकेशन जहाँ पे 10 किलोमीटर तक बाउंड्री है प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर तो उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करेंगे। ओके, फिर 2011 में गाइडलाइंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन अराउंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि नोटिफाई किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में। तो उन्होंने बोला कि जो भी प्रोसेस है, प्रोसीजर्स हैं, जो भी अडॉप्ट किया जाएगा इको सेंसिटिव जोन के लिए हम उसको अडॉप्ट करेंगे। ओके, फिर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आए रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन आर डेल्ट विद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स EPR 1986. Okay, so this is the eco sensitive zone background. Now let's come to what are the activities जो भी eco sensitive zone के अंदर prohibited है या फिर जो भी regulated है और जो भी permissible है। तो prohibited activities क्या है कि हम mining नहीं कर सकते, सॉ मिल्स जो है वो सेट नहीं कर सकते, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं सेट करते, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नहीं सेटअप कर सकते। रेगुलेटेड और रिस्ट्रिक्टेड विद सेफगार्ड अगर बात करें तो ट्रीज जो है फेलिंग नहीं कर सकते, होटल्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं बट वो रेगुलेटेड है एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए। और परमिसेबल कौन सी ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑनगोइंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस बाय लोकल, तो ये सब चीज़ें जो है परमिसेबल है। अब एक्सटेंट ऑफ इको सेंसिटिव जोन एज पर 2011 गाइडलाइंस की बात करें तो हमको 10 किलोमीटर्स तक करना पड़ेगा। तो अभी जो रूल्स आया है उसके अंदर हम लोग बोला कि 1 किलोमीटर तो आपको करना ही पड़ेगा। सेंसिटिव कॉरिडोर्स, कनेक्टिविटी और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है क्रूशियल है लैंडस्केप लिंकेज के लिए बियॉन्ड 10 किलोमीटर्स, उनको इंक्लूड किया गया है एज एन इको सेंसिटिव जोन। डिस्ट्रीब्यूशन जो है एरिया का इको सेंसिटिव जोन के लिए और एक्सटेंट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, ऑल अराउंड एंड आर केप्ट प्रोटेक्टेड एरिया स्पेसिफिक, या तो प्रोटेक्टेड एरिया में कर सकते हैं या फिर उसके अराउंड कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू इश्यूज रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन। तो क्या क्या इश्यूज है? सबसे पहला ऑपोजिशन फ्रॉम स्टेट। तो केरला और कर्नाटका जैसे स्टेट जहाँ पे हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को वो ज़्यादा फोकस करते तो वो जो है इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिमार्केट नहीं कर सकते।
फिर लैक ऑफ पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एक्सरसाइजेज वाइल इम्प्लीमेंटिंग इको सेंसिटिव जोन, और वन साइज फिट्स ऑल 1 किलोमीटर बफर जोन इन ऑल प्रोटेक्टेड एरियाज बहुत डिफिकल्ट है। ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं की जाती। कम्युनिटी प्रोटेस्ट, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी जो उस एरिया में रहती है वो भी प्रोटेस्ट करती है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउ नहीं होता। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज़ की बात करें तो डेंसिटी जो है ह्यूमन पॉपुलेशन की फॉरेस्ट लैंड में वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन जो है इको सेंसिटिव जोन का बहुत टफ हो जाता है। ओके, सो दीज आर द इशूज़। प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन की बात करें तो क्रिएशन ऑफ इन्वेंट्री जो है एक्टिविटीज़ की उनको क्रिएट करना है हर प्रोटेक्टेड एरियाज़ में, एज वेल एज इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स में, जो कि जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स की हेल्प चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमिटी की बात करें तो कमिटी को ये टास्क दिया गया है कि वो इको सेंसिटिव जोन जो है डिमार्केट करें और क्रिएट करें एक मास्टर प्लान उसके मैनेजमेंट के लिए। कमिटी जनरली कमिटी में कौन कौन से मेंबर होंगे? वाइल्ड लाइफ वार्डन होंगे, एक इकोलॉजिस्ट होंगे, ऑफिशियल्स फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। फिर नोटिफिकेशन फाइनल अप्रूवल जो है वो कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को फॉरवर्ड किया जाएगा और वो फर्दर प्रोसेस और नोटिफाई करेगी। अब व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड में अगर बात करें तो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग जो है इको सेंसिटिव जोन की अंडरटेक करनी है हमको, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करनी है एनवायरमेंट फ्रेजाइल जोन्स की, इको फ्रेंडली लाइवलीहुड प्रमोट करना है, कंसेंसस बिल्ड करना है अमंग द स्टेट कि वो नेगोशिएशन के थ्रू इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर पाए, और एक्सटेंसिवली स्टडी करना है जो भी इम्पैक्ट है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उनको। ठीक है, तो आपको एनवायरमेंट जो हमारे रूल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए उनको देखना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड इको सेंसिटिव जोन। ओके, नाउ लेट्स कम टू वाटर इनसिक्योरिटी। ओके, सो अराउंड ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कुछ एस्टिमेट्स आए हैं। एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वाटर की इंडिया में वो डिक्लाइन हो रही है, 75% हो गई है। ओके, तो वाटर इनसिक्योरिटी क्या है? वाटर इनसिक्योरिटी मतलब कि हमारे पास वाटर की कमी है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी और सफिशिएंट वाटर ऑफ गुड क्वालिटी, मतलब हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है वाटर की, और जो वाटर भी है वो गुड क्वालिटी का नहीं है जो कि हमारे ह्यूमन रिक्वायरमेंट और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही हो, तो ये होता है वाटर इनसिक्योरिटी। ओके, अब रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो वाटर स्कैरिसिटी भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि अकॉर्डिंग टू फेल्किन्स मार्क्स वाटर स्ट्रेस इंडेक्स अगर बात करें तो जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी लेस देन 100 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा हो जाए वहाँ उसको वाटर स्कैरिसिटी एरिया बोलते हैं। और एज पर दिस क्राइटेरिया अगर बात करें 76% जो पीपल है इंडिया के वो करेंटली वाटर स्कैरिसिटी फेस कर रहे हैं। अब फैक्टर्स जो भी रिस्पॉन्सिबल है इंडिया की वाटर इनसिक्योरिटी के लिए, पहला है डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अगर फैक्ट्स की बात करें तो ग्राउंड वाटर जो है वो डिक्लाइन हो गया है बाई 61% 2007 से लेकर 2017 तक में, और रेट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो हायर है देन नेचुरल रिचार्ज रेट। अब क्यों है ये? रीजंस क्या है? इलीगल और एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर यूज़ के लिए करते हैं हमारा वाटर, और कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आप उसमें जब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉन्क्रीटाइज मतलब आप कॉन्क्रीट मटीरियल्स जो ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा रहता है, ज़्यादा लगता है, तो इसलिए भी हमारा वाटर डिप्लीट हो रहा है। फिर पॉल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर, 70% ऑफ द सरफेस वाटर इंडिया में अनफिट है कंजम्पशन के लिए, और सीपीसीबी की रिपोर्ट के हिसाब से 351 पॉल्यूटेड रिवर्स हैं, स्ट्रेचेस हैं हमारे इंडिया में। अब ये क्यों है? क्योंकि डिस्चार्ज जो है अनट्रीटेड वाटर का और पार्शली ट्रीटेड इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक वाटर का वो हमारे मरीन सिस्टम, रिवर्स और लेक्स में हो रहा है। एग्रीकल्चर रन ऑफ, लो कैपेसिटी एंड इनएडिक्वेट नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, और पुअर एनफोर्समेंट है हमारे एनवायरमेंटल नॉर्म्स का। फिर वाटर बॉडीज, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, टैंक्स, वेटलैंड, वो कहीं ना कहीं वैनिश हो रहे हैं, तो 2% ऑफ इंडियाज वाटर बॉडीज जो है वो एनक्रोच हो गया है, और डायरेक्ट एनक्रोचमेंट जो है वाटर बॉडीज का ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन और अनप्लान्ड ग्रोथ, लैक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस, ठीक है, वेजिटेशन को रिमूव करने की वजह से सिल्टेशन वगैरह इंक्रीज हो रहा है, लीगल सैंड माइनिंग की वजह से, अनसस्टेनेबल टूरिज्म की वजह से। अब हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो इंडिया ने 6% डिक्लाइन विटनेस किया है समर मॉनसून में। क्यों? क्योंकि रेनफेड पैटर्न्स जो है वो ऑल्टर हो रहे हैं, फ्लो जो है रिवर का वो रिड्यूस हो रहा है, और हायर एवेपो ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ओके, अब इम्पैक्ट ऑफ वाटर इनसिक्योरिटी की बात करें तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो 6% ऑफ इंडियाज जीडीपी लॉस्ट हो जाएगा बाई 2050 अगर हमारा वाटर इनसिक्योरिटी ऐसे ही चलता रहा, जिसके कारण हमारी फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी। सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो हाइजीन सर्विसेज, जो वॉश सर्विसेज हैं वो नहीं मिल पाएगी, और उसके कारण एडिशनल बर्डन हमारे चिल्ड्रंस और वुमेन पे आएगा, और जिसके कारण इंटरस्टेट ट्रांसबाउंडरी वाटर डिस्प्यूट भी बढ़ सकता है। और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट की बात करें तो सोशल वाटर इंट्रूशन होगा, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी डिटोरिएट होगी, कंसंट्रेशन मतलब फ्लोराइड, आयरन, क्रोमियम, लेड, कैडमियम, ये सब जो है इनके कंटामिनेशन कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाएंगे। सो दिस इज द एनवायरमेंटल इशूज़। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द चैलेंजेस
चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि इंडिया की टोटल वाटर डिमांड जो है वो ज़्यादा है सप्लाई से, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, चैलेंजेस इन एनहांसिंग सरफेस वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, इंश्योरिंग एडिक्वेट वाटर फॉर यूज इन एग्रीकल्चर टू मीट इंडियाज फूड एंड न्यूट्रिशन नीड्स। ओके, सो दीज आर द चैलेंजेस। नाउ लेट्स कम टू वे फॉरवर्ड। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे कि माइक्रो इरिगेशन को बढ़ाना है, क्रॉप डाइवर्सिफाई करना है, जो भी क्रॉप ज़्यादा वाटर ना खाते हो उन मतलब जो भी जिनको लिए इरिगेशन ज़्यादा ना लगता हो उन क्रॉप्स को यूज़ करना है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, मल्चिंग हो गया, हमारा सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन हो गया, इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना है। गवर्नेंस रिफॉर्म की बात करें तो वन वाटर अप्रोच को फॉलो करना है, इन्वेस्ट करना है कि एनहेंसिंग कैपेसिटी में, ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह बनाने हैं जैसे कि हमारा जो है वाटर कम यूज़ हो, और प्राइसिंग जो है वाटर की उसको भी अडॉप्ट करना है और एक्यूरेट करना है। रीस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड रिचार्ज ऑफ एक्वावर्स, नेचर वेस्ट सॉल्यूशन जो है हमको लाना है, जैसे ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको बढ़ाना है, लो कॉस्ट आर्टिफिशियल एक्वाफर्स को बढ़ाना है, सर्कुलर वाटर इकोनॉमी को प्रमोट करना है, जैसे कि ग्रे वाटर, अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रिसाइकल करना है, और अवेयरनेस जनरेट करना है। Okay, so this is the way forward. Now let's come to what are the government initiatives to tackle these crises. तो जल शक्ति अभियान जो है गवर्नमेंट ने लिया था, ये कैंपेन है वाटर कंजर्वेशन के लिए, और वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट पे फोकस किया गया है। और जल शक्ति अभियान जो है वो कैच द रेन कैंपेन जो है उन्होंने ही लॉन्च किया है। फिर जल जीवन मिशन आता है, जिसका एम यही है कि टैप वाटर सप्लाई जो है हर रूरल हाउस होल्ड तक हमको 2024 तक पहुँचानी है। फिर नेशनल वाटर मिशन है आया, जिसका एम यही है कि हमको इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इंश्योर करना है कि जो भी वाटर है उनको हम कंजर्व कर पाए, वेस्टेज को मिनिमाइज कर पाए। फिर मिशन अमृत सरोवर आया, जिसका एम है कि डेवलप करना है और रेजुविनेट करना है 75% ऑफ द वाटर बॉडीज हर डिस्ट्रिक्ट में। अटल भूजल योजना आया, जिसका एम यही है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और डिमांड साइड इंटरवेंशन करना है सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए। फिर न्यू गाइडलाइंस आई ऑन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, CPCB ने लाई, जहाँ पे उन्होंने बोला कि मैंडेटरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा अगर आप न्यू और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं। फिर कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है वो हमारी नीति आयोग निकालती है, और जो कि हमारे इंडियन स्टेट के वाटर की कंडीशन के बारे में बताती है। ओके, नाउ लेट्स कम टू वाटर कन्वेंशन। अब वाटर कन्वेंशन की अगर बात करें तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि 2022 जो है वो हमारा 30th एनिवर्सरी है हमारे वाटर कन्वेंशन के रिगार्डिंग। अब वाटर कन्वेंशन एंड कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक्स जो है 1992 में लाया गया। ये इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है और इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज का ट्रांस बाउंड्री यूज़ होता है उसको सस्टेनेबल यूज़ में मैनेज करने के लिए बताती है। इसमें जो है पार्टीज़ को रिक्वायर्ड है कि पार्टीज़ जो है वो ट्रांस बाउंड्री जो वाटर्स हैं उनका यूज़ करें रीजनेबल और इक्विटेबल वे में और सस्टेनेबल मैनेजमेंट वे में। पार्टीज़ जो बॉर्डर करती हैं सेम ट्रांस बाउंड्री वाटर्स को वो कॉपरेट करें, ओके, थ्रू जॉइंट एफर्ट से। इनिशियली अगर बात करें ये रीजनल इंस्ट्रूमेंट था, बट ये फिर UN मेंबर स्टेट्स के लिए भी ओपन किया गया। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप्स वाटर कन्वेंशन वो अडॉप्ट किया गया इन हेलसिंकी इन 1992 में एंड एंटर्ड इन फोर्स इन 1996। ये एक पावरफुल टूल है जो SDG गोल 6 और जो कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे बेस्ड है उसको एनहांस करने के और टारगेट 6.5 को। फिर 2022 में वाटर कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट एवर ट्रांस बाउंड्री पेविलियन, जो कि 9th वर्ल्ड वाटर फोरम था, जो कि कहाँ पे हुआ, दक्कन सेनेगल में। तो वर्ल्ड वाटर फोरम जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इवेंट है वाटर पे, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है हर थर्ड ईयर में सिंस 1997 बाय वर्ल्ड वाटर काउंसिल, जो कि पार्टनरशिप जो है होस्ट कंट्री के साथ करते हैं। फोरम यही प्रोवाइड करता है कि यूनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल वाटर कम्युनिटी को कि वो जो है की डिसीजन ले सके, वाटर जो भी चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स कम टू जेनेवा वाटर डायलॉग की अगर बात करें तो फर्स्ट जेनेवा वाटर डायलॉग जो है वो को ऑर्गेनाइज किसने किया था, परमानेंट मिशन जो थे नीदरलैंड, तजाकिस्तान, इजिप्ट ने, जो कि कहाँ पे हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। इवेंट जो है वो सपोर्ट किसने किया, WMO ने, UN वाटर, UNDDR, फिर इन सब ने सपोर्ट किया। ऑब्जेक्टिव यही था कि सस्टेनेबल इनपुट फ्रॉम जो भी जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है उसको हम प्रिपेयर करें, और मिशन जो है यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस के लिए उसको अचीव करें, एज वेल एज आइडेंटिटी एंड पर्पस जो है कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6।
फिर आते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप की बात करें। ये सेटअप हुई थी 1947 में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये वन ऑफ द 5 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है, और ये इसका मेजर एम है कि पैन यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है। इसमें 56 मेंबर्स हैं यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के भी मेंबर हैं। हाउएवर सारे यूएन के जो भी इंटरेस्टेड मेंबर है इसके मेंबर बन सकते हैं। ओके, सो दिस इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। Now let's come to land subsidence in coastal areas. Okay, so floods in northeastern India. फिर उसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ठीक है, तो हम ये पढ़ लेते हैं पहले। ओके, ये वाला टॉपिक कहाँ गया? हाँ, लैंड सबसिस्टेंस इन कोस्टल एरियाज। तो अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च जो कि आईआईटी बॉम्बे एक्सपर्ट्स ने कंडक्ट किया है कि मुंबई जो है वो सिंक हो रहा है, मुंबई जो है नीचे जा रहा है, धस रहा है एट अ पेस ऑफ 2 mm पर ईयर ड्यू टू अ जोग्राफिकल फिनोमेना दैट इज कॉल्ड लैंड सबसिस्टेंस। लैंड सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि लैंड जो है नीचे जाना। अब व्हाट इज लैंड सबसिस्टेंस? तो लैंड सबसिस्टेंस मतलब यही होता है, सबसिडेंस मतलब यही होता है ग्रेजुअल सेटलिंग और सडन श्रिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ का जो सरफेस है वो श्रिंक हो जाना ड्यू टू रिमूवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस अर्थ मटेरियल। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द लैंड। ओके, और यहाँ कुछ है अपना, तो अगर हम इस लैंड को हटा देंगे तो ये जो है सब्सिडेंस्ड हो जाएगा, मतलब सब्सिडेंस हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड लैंड सब्सिडेंस। ओके, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अगर बात करें तो ये नेचुरल हजार्ड्स है और ये इरिवर्सिबल है, आप रिवर्स नहीं कर सकते इसको। ये एस्टिमेट किया गया था कि 2040 तक लैंड सब्सिडेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 8% ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप लेयर हो जाएगा, एंड अप्रॉक्सीमेटली 1.2 बिलियन पीपल जो है, जो कि इन 21% ऑफ द वर्ल्ड्स बीइंग टाउन वर्ड्स बिग टाउन। इन इंडिया अगर बात करें तो मुंबई लाइक कोलकाता दिल्ली भी लैंड सब्सिडेंस से जा रहे हैं। एरियाज जहाँ पे अर्थ मैटर जो है वो बहुत थिन मटेरियल का बना रहता है, थिन सॉइल पार्टिकल्स का बना रहता है, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इसके, जैसे कि फॉर एग्जांपल गैंगेटिक प्लेन। अब मेजर कॉजेज क्या है लैंड सब्सिडेंस के? नेचुरल फैक्टर्स है, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गई, वॉल्केनिक एक्टिविटी, लैंडस्लाइड और ये सब हो गया। एंथ्रोपोजेनिक की अगर बात करें तो कॉम्पैक्शन ऑफ एक्विफर सिस्टम ड्यू टू एक्सटेंसिव ग्राउंड वाटर विड्रॉल्स व्हेन वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्विफर से जब भी हम वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जो भी क्ले रहता है उनके पॉकेट्स के बीच में वो कोलैप्स होता है और ग्रेजुअली लैंड सब्सिडेंस होता है। तो मोर देन 80% ऑफ द लैंड सब्सिडेंस जो है वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से होता है। अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप डेवलप कर रहे हो उसके कारण, फिर अंडरग्राउंड माइनिंग और कंस्ट्रक्शन और इन सब के कारण। ओके, अब एडवर्स इम्पैक्ट क्या है लैंड सब्सिडेंस के? इंफ्रास्ट्रक्चरल पे बात करें तो वीकनिंग, जो फाउंडेशन होती है वो हमारी वीकन हो सकती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। टिल्टिंग और सिंगिंग ऑफ हाउस एंड बिल्डिंग्स, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस वगैरह डाल रहे हो, ठीक है, वो डैमेज हो सकते हैं। सीवेज में माल फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली रिवर कैनाल्स चेंज हो सकते हैं, सिस्टम चेंज हो जाते हैं, एक्वाफर अंडरग्राउंड एक्वाफर डिस्ट्रक्ट हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, कोस्टल फ्लडिंग हो सकती है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इकोनॉमिक की बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, लैंड और प्रॉपर्टी वैल्यूज़ डिक्रीज हो जाएगी, बिल्डिंग और फैसिलिटीज़ जो भी हैं वो अबेंडन हो जाएगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। सोशल की बात करें तो क्वालिटी जो है लिविंग एनवायरनमेंट का वो हमारा डिटोरिएट हो जाएगा, हाई इम्पैक्ट ऑन पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज, और कंपाउंडिंग रिस्क और हजार्ड्स भी हो जाएंगे, जैसे कि सी लेवल राइज हो जाएगा, एक्सट्रीम रेन इवेंट्स आ सकते हैं, तो ये हो गया सोशल। ओके, नाउ लेट्स कम टू वे फॉरवर्ड की बात करें तो ऑब्वियसली सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमको यूज़ करना चाहिए हॉटस्पॉट को एक देखने के लिए। जियो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है सबसाइडिंग एरियाज़ की उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उन इश्यूज़ को टैकल करने के लिए इंप्लीमेंट करना चाहिए सॉल्यूशन कि ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर को ना करो। बिल्डिंग कंडीशन जो है हजार्डस जोन में इवेलुएट करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए जो भी लैंड सब्सिडेंस है उनको, फ्लडिंग और उन सब में, और सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना चाहिए लैंड सब्सिडेंस का कि बहुत सारे जो डिजास्टर है वो अवॉइड हो सके। So this is the end of land subsidence. Okay, now let's come to floods in northeast India. तो फ्लड सिचुएशन जो है अभी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारे जो पीपल्स हैं उनको डिस्प्ले किया गया, मतलब डिस्प्लेस्ड किया गया वहाँ से। क्यों डिस्प्लेस किया? क्योंकि ये फ्लड आ गया तो उनको ऑब्वियसली वहाँ से हटाना पड़ेगा उनकी प्रोटेक्शन के लिए, तो इसलिए। अब कॉजेज़ क्या है, क्यों इतने फ्लड्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आते हैं? तो पहला है नेचुरल कॉजेज़, दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़। तो नेचुरल कॉजेज़ में अगर बात करें तो ज्योग्राफी एंड टोपोग्राफी की अगर बात करें तो आपको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है पूरी तरह फ्लड प्रोन जोन है बिकॉज ऑफ इट्स
इट्स जोग्राफिकल एंड टोपोग्राफिक रीजन। एडिशनली अगर बात करें तो आसाम जो कि गेटवे है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, वो क्रिस क्रॉस्ड है क्योंकि बहुत सारी रिवर्स जो है हिमालय रिवर्स वहाँ से मतलब फ्लो करती हैं और उसके कारण फ्लैश फ्लड्स जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। दूसरी चीज़ है रिवर कोर्सेज का शिफ्ट होना। रिवर्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपने कोर्स को चेंज करती हैं बिकॉज ऑफ मियांडरिंग, और बहुत सारे सेवरल चैनल्स जो है बनते हैं। तो इसलिए कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि कब फ्लड्स आएगा, कब फ्लड्स आ सकता है। फिर हाई सिल्ट एंड ब्रेडेड चैनल, तो रिवर्स जो है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज और बहुत सारी स्ट्रीम्स उनको ज्वाइन करती हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सिल्ट जो है जमा हो जाता है अपर कैचमेंट एरिया में, और जिसके कारण जो है जब सिल्ट जमा हो जाता है तो पूरी रिवर्स जो है फिर से अलग अलग फ्लो करने लगती हैं, तो ब्रेडेड चैनल बनता है। और ब्रेडेड चैनल के कारण उनका जो मुंह है, मतलब रिवर का जहाँ पे रिवर पूरा वो करती है, तो उनके कारण क्या होता है ड्रेनेज कंजेशन और फ्लडिंग जो है बढ़ जाता है। फिर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की अगर बात करें तो वीक एम्बैकमेंट्स बनाना, जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज ने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द एम्बैकमेंट्स जो है जो भी कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पे वो बहुत पिछले हैं, मतलब 1960s और 70s के हैं, जो कि वीक हो चुके हैं। फिर एनक्रोचमेंट ऑफ रिवराइन एरियाज, तो फ्लड प्लेन जो एरिया है हमारे रिवर का इज एसेंशियली इट्स डोमेन एंड एंट्री, कोई भी इंट्रूजन और डेवलपमेंट एक्टिविटी रिवर्स को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। फिर डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड की बात करें तो ट्रीज और वेटलैंड की एबिलिटी है कि वो रन ऑफ को रिड्यूस करे, बट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज होने के कारण हमारा जो फ्लडिंग है वो बढ़ जाता है। फिर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, और हीट वेव्स और स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर जो है वे ऑफ बंगाल एरिया में कहीं ना कहीं हमारा फ्लड्स को एनहांस करती हैं। लैक ऑफ इंटरस्टेट कोऑपरेशन की बात करें तो जो स्टेट्स हैं इंटरस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोऑपरेट नहीं कर सकते और फ्लड प्लानिंग जोनेशन नहीं करते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा और इफेक्ट आता है। तो दीज आर द टू कॉजेज, मतलब नेचुरल कॉजेज एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑफ रिकरिंग फ्लड्स। अब एडाप्टेशन जो फॉलो हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ड्यूरिंग फ्लड, तो हाउसेज, स्कूल स्ट्रक्चर, हैंडपम्प्स जो है वो अबव लेवल पे बनाए गए, मतलब अबव ग्राउंड बनाए गए हैं कि फ्लड में सबमर्ज ना हो। विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी को ट्रेन किया गया है नेशनल डिजास्टर और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के हेल्प के द्वारा। शिफ्टिंग जो है क्रॉपिंग पैटर्न बाय कल्टिवेटिंग मोर रॉबी देन खरीफ क्रॉप्स, बोरो, राइस और वेजिटेबल्स, बिकॉज ट्रेडिशनल वैरायटी जो है खरीफ और पैडी वो डैमेज हो जाते हैं फ्लड के कारण, तो इसलिए ये सब चीज़ें ली गई हैं। फिर आते हैं इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं फ्लड मैनेजमेंट के लिए। तो पहला है ब्रह्मपुत्र बोर्ड। तो ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक्ट 1980 में उसके अंडर जो है ब्रह्मपुत्र बोर्ड क्रिएट किया गया है, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखती है फ्लड से रिलेटेड। इसका विजन यही है कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट हमारे फ्लड और रिवर बेसिन का करना है, इंटरस्टेट और इंटरनेशनल जो रिवर्स हैं उनका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। फिर फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो लाया गया, ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा ड्यूरिंग 11th प्लान, जहाँ पे रिवर मैनेजमेंट किया जाएगा, फ्लड को कंट्रोल किया जाएगा, एंटी एरोजन ड्रेनेज डेवलपमेंट एंड फ्लड प्रूफिंग रिस्टोरेशन डैमेज और फ्लड मैनेजमेंट वर्क एंड एंटी सी इरोजन, तो ये सब चीज़ें देखा जाएगा। फिर सेंट्रल वाटर जो है कमीशन जो है वो लाई गई, जो कि सेटअप की गई 1945 में, किस चीज़ को फ्लड कंट्रोल को मेजर्स को प्रमोट करने के लिए। फिर नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में लाई गई, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द मेजर्स नीडेड टू टेक इन फॉर द फ्लड मैनेजमेंट। तो याद रखिएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें दो मेजर्स, स्ट्रक्चरल मेजर्स आते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स और कुछ अदर मेजर्स। तो स्ट्रक्चरल मेजर्स की बात करें तो रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट करना, फ्लड स्टोरेज एंड इंटीग्रेटेड रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट करना, स्टोरेज रिजर्वायर्स को कंस्ट्रक्ट करना कि जो वाटर को स्टोर करके रख पाए। एम्बैकमेंट्स को स्ट्रेंथन करना, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज है उन्होंने बोला है कि हमारी जो एम्बैकमेंट है उनको रेस करना विद बैंक प्रोटेक्शन मेजर्स। फिर ड्रेजिंग रिवर्स मतलब जो भी रिवर्स में मड जम जाता है उसको क्लीन करना। फिर वेदर स्टेशन, मॉडर्न वेदर स्टेशन सेटअप करना पर कैचमेंट एरिया में, जो भी डैम्स हैं उनके, तो वहाँ पे तो वो जो है हमको अलर्ट कर पाए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, जो कि एपेक्स बॉडी है, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग सारे प्रोजेक्ट्स की करेगी। फिर रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सेटअप किया गया, जो कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी ओवरऑल रिवर बेसिन के लिए। फ्लड प्लेन जोनेशन, फ्लड प्लेन जोनेशन का मेजर ये भी कि जो भी फ्लड रिलेटेड एरियाज हैं, फ्लड
मतलब फ्लड जोन एरियाज़ हैं उनको डिमार्केट करना ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, और उनमें परमिसेबल लिमिट बनाना। अब अदर मेजर्स की मेडिकल प्रिपेयर्डनेस एवैक्यूएट करना, और ठीक है, तो ये भी एक हो गया। अब आते हैं कुछ समरी है जो है एनडीएमए गाइडलाइंस, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गाइडलाइंस दी है ऑन फ्लड्स, तो स्ट्रक्चरल मेजरमेंट और नॉन स्ट्रक्चरल मेजरमेंट, तो एक बार ये पढ़ लीजिएगा। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी आपका मेंस होने वाला है, तो इट मे बी बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ लेट्स कम टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। कौन रिलीज करते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इट अबाउट इट इज दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिलीज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। बैकग्राउंड अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने बता दिया है कि यूनाइटेड नेशन, हम जब ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पढ़ा इसी में, और ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो 1987 में ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था एज अ डेवलपमेंट नीड्स की प्रेजेंट की जो भी नीड्स हैं वो हम फ्यूचर की कॉम्प्रोमाइज़ ना करके यूज़ करें। अडॉप्शन जो है 3 मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया, 2030 एजेंडा एंड एसडीजी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा फॉर फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। ओके, नाउ लेट्स कम टू फाइंडिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो पीस, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें जो कि फंडामेंटल है हमारे एसडीजी की प्रोग्रेस के लिए, तो यूक्रेन में वॉर होने के कारण और अदर कॉन्फ्लिक्ट के कारण हमारे जो पॉवर्टी है, इनसिक्योरिटी है, फ्लड इनसिक्योरिटी है, ठीक है, ये सब बढ़ रहा है। फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो अगर बात करें तो कोई भी प्रोग्रेस नहीं है एसडीजी टारगेट्स में। एसडीजी इंडेक्स जो है वो डिक्लाइन हुआ है 2021 में बिकॉज ऑफ नॉन एक्सिस्टेंस रिकवरी इन पुअर। इंटरनेशनल स्पिल ओवर्स की बात करें तो कोई एक कंट्री का एक्शन मतलब किसी एक कंट्री का एक्शन वो बेनिफिट जनरेट कर सकता है और किसी एक कंट्री के कॉस्ट पे वो करता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, सो दिस इज़ द फाइंडिंग। नाउ लेट्स कम टू मेजर प्रायोरिटीज़ जो है हमारे नेगेटिव इंटरनेशनल स्पिल ओवर्स को जो भी रिच कंट्री जनरेट करती है उनको कम करने के लिए। तो स्केल अप इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट फाइनेंस, ऑब्वियसली ग्लोबल मिनिमम टैक्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट में ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है 2023 तक हमको इम्प्लीमेंट करना है राइट डायरेक्शन में। टेक्निकल कोऑपरेशन और एसडीजी डिप्लोमेसी को लेवरेज करना है। अडॉप्ट करना है नेशनल टारगेट इंस्ट्रूमेंट टू एड्रेस कंजम्पशन बेस्ड इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्रीज, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी डेटा स्टैटिस्टिक्स। अब आते हैं इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया का रैंक 121 है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। पहले कितना था? 117। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया जो है मेजर चैलेंज फेस कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 एंड 17 में अचीव करने में। 11 क्या है? हमारे सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, एंड व्हाट इज 17 गोल? पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। रिपोर्ट जो है ये भी फाउंड किया कि एसडीजी जो है वो मेंशन नहीं है लेटेस्ट सेंट्रल और फेडरल बजट डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी बजट डॉक्यूमेंट है इंडिया का उसमें एसडीजी जो है मेंशन नहीं है, ये भी उन्होंने हाईलाइट किया है। अब इंडिया के कुछ एसडीजी डैशबोर्ड है और ट्रेंड्स जो है वो आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रांगली फोकस किया है 2030 एजेंडा पे इंक्लूडिंग एसडीजी इन देयर स्कीम्स लाइक सबका साथ एंड सबका विकास, डेवलपमेंट विद ऑल एंड ऑल, और पॉलिसीज में भी। फिर नेशनल एक्शन ऑन एसडीजी इन इंडिया नीति आयोग लेकर आई है जो कि गवर्नमेंट की थिंक टैंक बॉडी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर मॉस्पी ने लीडिंग डिस्कशन भी किया है एसडीजी गोल्स पे। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट भी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एसडीजी प्रोग्रेस पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट ने एडवाइस किया है कि सिमिलर मैपिंग जो है सारी स्कीम्स की दी जाए इंक्लूडिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की जो भी एसडीजी एजेंडा पे बेस्ड है। बहुत सारे गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है जैसे कि स्वच्छ भारत हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये कोर है हमारे एसडीजी के। और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो है वो पाइवटल रोल प्ले करती हैं। अब 15 आउट ऑफ 17 एसडीजी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इन एक्टिविटीज़ से, जो कि अंडरटेक कौन करती है? लोकल गवर्नमेंट करती है। ओके, सो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है एसडीजी डेवलपमेंट गोल, उनको एनहांस मतलब उनको अचीव करने के लिए भी हम बहुत सारे एफर्ट्स ले चुके हैं। कंक्लूजन की अगर बात करें तो प्रेवलेंस जो है चैलेंजेस का लाइक क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हंगर, इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ इंपॉर्टेंस हमको दिखाते हैं, उनकी अप्रोच की तरफ। तो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के लिए और रिकग्निशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए हमको डेवलपमेंट प्लस सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को एनहांस करना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए हमको बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। So this is the conclusion.
नाउ लेट्स कम टू यूरेनियम माइनिंग। तो रिसेंटली राजस्थान ने अभी लेटर ऑफ इंटेंट फॉर यूरेनियम माइनिंग के लिए अभी इंट्रोड्यूस किया है, मतलब इशू किया है। अब लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है? लेटर ऑफ इंटेंट ऑफ माइनिंग लीज जो है वो कौन इशू करता है? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इशू करती है कि आप यूरेनियम की माइनिंग कर सकते हैं। यूरेनियम डिपॉजिट जो है हमारे यहाँ रोहिल इन सिकार डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, वहाँ पे डिस्कवर हुआ है, तो वहाँ पे आप जो है यूरेनियम को माइन कर सकते हैं। अब यूरेनियम आपको पता है क्या है? एक नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल मिनरल है जो कि हमारे इंडिया के न्यूक्लियर पावर हाउस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम के लिए। यूरेनियम जो है नॉट अ रेयर एलिमेंट है अर्थ में, मतलब रेयर नहीं है, वो बहुत ईजिली पाया जा सकता है और ये मोर एबेंडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है एज कम्पेरिजन टू गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, इन सबसे ज़्यादा मिलता है। और यूरेनियम जो है वास्ट अमाउंट ऑफ यूरेनियम जो है ऑल्सो अकर्स इन वर्ल्ड ओशन, बट बहुत लो कंसेंट्रेशन में। अब आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कजाकिस्तान इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स। कजाकिस्तान में वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स है और वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। याद रखिएगा 45% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई जो भी होती है यूरेनियम की वो कजाकिस्तान से होती है। तो कजाकिस्तान वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके बाद नाम्बिया और कनाडा है। ओके, और मोस्ट ऑफ द यूरेनियम डिपॉजिट जो हमारे जो अराउंड द वर्ल्ड पाए जाते हैं वो लो ग्रेड के होते हैं, बट फ्यू मीडियम और हाई ग्रेड जो है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑल जो भी आइसोटॉप्स होते हैं यूरेनियम के वो रेडियो एक्टिव होते हैं और उनका डिके होता है, मतलब उनको तोड़ा जाता है अदर लाइटर एलिमेंट्स में। और जो मोस्ट कॉमन यूरेनियम का हमारा आइसोटॉप होता है दैट इज यूरेनियम 238, जहाँ पे एबेंडेंस 99.3% जो है यूरेनियम, हमको यूरेनियम 238 ही मिलता है। सेकेंड मोस्ट एबेंडेंट इज यूरेनियम 235 जो कि कम एबेंडेंट है और 0.7% जो है रेस्ट है। अब यूरेनियम 235 जो है वो बहुत फिसाइल है, मतलब फिसाइल का मतलब ये होता है कि अब जब हम इलेक्ट्रॉन को उसमें, जब हम उसमें से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ईजिली जो है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स उसमें एमिट होते हैं ड्यूरिंग फिजन रिएक्शन कॉजेज अदर यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई। और ये रिएक्शन जो है होती है वो हमारे वर्ल्ड के न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यूज़ होती है। इंडिया जो है वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ में से है जहाँ पे वो ऑल 3 स्टेजेस जो है न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के उन्होंने अचीव किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम यूरेनियम एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, कन्वर्जन, हर चीज़ें। और इंडिया जो है बोथ प्रोड्यूसर है और इम्पोर्टर भी है यूरेनियम का। गिवन इट्स लिमिटेड रिजल्ट इट कंज्यूम्स, जितना भी यूरेनियम वो प्रोड्यूस करते हैं उतना पूरा कंज्यूम कर लेते हैं। अब की डेटा की अगर बात करें तो यूरेनियम रिसोर्सेज इन इंडिया अगर बात करें तो 65,000 टन एज पर 2021 डेटा। प्रोडक्शन जो है यूरेनियम के इंडिया में, वहाँ गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं करती है कितना यूरेनियम वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इम्पोर्ट जो है यूरेनियम का वो कजाकिस्तान और कनाडा से करते हैं। ओके, अब यूरेनियम रिजर्व्स की बात करें इंडिया में तो अरावलीज इन राजस्थान में मिलता है, फिर भीमा बेसिन इन कर्नाटका, कडप्पा बेसिन आंध्र प्रदेश में, ठीक है, फिर सिंहभूम जो है उड़ीसा वाला रीजन हो गया, छत्तीसगढ़ प्लेन हो गया, और महादक बेसिन मेघालय में होगा, तो अभी राजस्थान में डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। अब आते हैं यूरेनियम माइनिंग की अगर बात करें तो यूरेनियम रिसोर्सेज जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय 3 मेथड। पहला है ओपन पिट, दूसरा है अंडरग्राउंड और तीसरा है इन सीटू लीच। ओपन पिट में क्या है कि यूजुअली ये 100 मीटर से डीप में ज़्यादा नहीं जाते हैं। आप बस क्या करते हैं, ऊपर की सॉइल हटाते हैं, हैवी इक्विपमेंट से ऊपर की सॉइल और वेस्ट रॉक को हटाते हैं और उसके कारण आप यूरेनियम को माइन करते हैं। फिर अंडरग्राउंड की अगर बात करें तो मोर देन 1000 मीटर से अगर आपको डीप जाना है, बिलो द सरफेस जाना है, तो क्वालिटी जो है अमाउंट ऑफ यूरेनियम जो है अंडरग्राउंड माइंस की तब स्टैब्लिश होती है और क्वालिटी और अमाउंट जो है सफिशिएंट होती है। इन सीटू लीच माइनिंग की बात करें, इस मेथड में जो भी ओर है डीप अंडरग्राउंड वो माइन नहीं हो सकते ओपन पिट्स और इससे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लिटिल एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस एट द ग्राउंड सरफेस लेवल, ठीक है। और ये बहुत प्रैक्टिकल होता है तब, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे होता है तब हम लेते हैं इन सीटू लीच माइनिंग, मतलब लीचिंग करके थोड़ी चीज़ें डाल के। अब यूरेनियम माइनिंग इन इंडिया की बात करें, इंडिया ने सर्विंग किया है, एक्सप्लोर किया है यूरेनियम सिंस 1949। अकॉर्डिंग टू UCIL की बात करें तो माइनिंग ऑपरेशन जो है एट जदूगुड़ा बिगिन इन 1967 और ये इंडिया का फर्स्ट यूरेनियम माइन था। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट ने क्या किया है, फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसर्च इज टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट यूरेनियम रिसोर्सेज को इवेल्युएट और आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आफ्टर AMD कंप्लीट्स द फाइनल एक्सप्लोरेशन, जैसे वो कंप्लीट कर लेगा तो ये हैंड ओवर करेगा सारी इन्फॉर्मेशन UCIL को। और UCIL जो है ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्रोसेसिंग और माइनिंग के लिए, यूरेनियम डिपॉजिट के लिए। मिनरल्स एंड माइंस एक्ट जो है एज वेल एज मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स अलॉन्ग विद द मिनरल कंजर्वेशन रूल्स, ये जो है गाइडलाइंस फ्रेम करते हैं माइनिंग और एक्सप्लोरेशन ऑफ यूरेनियम के लिए। ओके, अब चैलेंजेस क्या है यूरेनियम का, उससे पहले हम यूज़ पढ़ लेते हैं। यूज़ जो है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियो
रेडियोमेट्रिक डेटिंग, फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल एक्सरे, मटेरियल साइंसेस, इन सब के लिए यूज़ होते हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं? स्मॉल और लो ग्रेड डिपॉजिट है, तो मोस्ट ऑफ द यूरेनियम डिपॉजिट जो हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश होते हैं वो लो ग्रेड के होते हैं। रेडिएशन हज़ार्ड, तो अंडरग्राउंड माइंस जो है वो बहुत सारे रेडिएशन जो है एमिट करती है टू माइनर्स, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग और इन सब में। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करता है, क्योंकि रेडॉन गैस एमिट होती है, वाटर बोर्न टॉक्सिन्स होते हैं। नेगेटिव पब्लिक परसेप्शन, बिकॉज न्यूक्लियर एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज जो है ऑब्वियसली उनका नेगेटिव परसेप्शन है। अब वे फॉरवर्ड की बात करें तो टेक्नोलॉजी हमको अपग्रेड करनी है। टेक्नोलॉजी किसकी तरफ? यूरेनियम एक्सप्लोरेशन जो है उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। फिर मोबिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, डेडिकेटेड ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए जो भी हमारे यहाँ माइनिंग कर रहे हैं तो उनके लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। फिर मैनेजिंग वेस्ट, जो भी मतलब पब्लिक अवेयरनेस हमको क्रिएट करनी चाहिए रिलेटेड टू हेल्थ हजार्ड्स, एनवायरमेंटल गाइडलाइंस के रिलेटेड, जो भी वेस्ट क्रिएट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड। एक्वायरिंग स्टेक्स इन यूरेनियम प्रॉपर्टीज अब्रॉड, द रीसेंट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि एनर्जी सिचुएशन को अगर हमको मीट करना है थ्रू इम्पोर्ट से ऑफ फ्यूल फ्रॉम फेवरेबल कंट्रीज। फिर ठीक है, फिर रेजिंग अवेयरनेस और ग्लोबल कोऑपरेशन जो है हमको बढ़ाना है। तो ये हो गए हमारे वे फॉरवर्ड। नाउ लेट्स कम टू न्यूज़ इन शॉर्ट्स। ठीक है, मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑन क्लाइमेट एंड एनर्जी। अब मेजर इकोनॉमिक फोरम जो है ये मीटिंग हुई थी, इसका एम यही था कि जो भी COP26 हमने ग्लासगो में किया उसको अचीव करने के लिए क्या प्रोग्रेस हमको बिल्ड करना है बाय फर्दर स्ट्रेंथनिंग देयर एक्शन। और अर्जेंट एनर्जी और फूड सिक्योरिटी कंसर्न जो है उसको भी एड्रेस करना है, क्योंकि रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है उसके कारण बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो मेजर इकोनॉमिक फोरम क्या है? ये 2009 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? US प्रेसिडेंट ओबामा ने लॉन्च किया था। ये एक फैसिलिटेटिंग मतलब इसका एम यही है कि हमको डायलॉग को बढ़ाना अमंग मेजर एमिटिंग कंट्रीज, जो भी एमिटिंग मतलब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमको एफर्ट्स को एनहांस करना। मेजर इकोनॉमिक्स जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं तो याद रखिएगा इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया टुगेदर अकाउंट फॉर रफली 80% ऑफ द ग्लोबल GDP। अब न्यू इनिशिएटिव जो कि अनाउंस किए गए हैं, ग्लोबल मीथेन प्लेज एनर्जी पाथवे, फिर कलेक्टिव 2030 जीरो एमिशन व्हीकल गोल एंड ग्रीन शिपिंग चैलेंज ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, फिर ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज डेमोन्स्ट्रेशन चैलेंज जो कि डिपेंडेंस जो है फॉसिल फ्यूल पे उसको ब्रेक डाउन करना है, और एफर्ट्स टू एनहांस फूड सिक्योरिटी बाय इंक्रीजिंग फर्टिलाइजर एफिशिएंसी। इंडिया ने ये भी बोला है कि जो भी मेंबर है MEF के वो ग्लोबल मूवमेंट लाइफ जो है उस पर भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि PM मोदी ने एनहांस किया था, मतलब बताया था एट COP26 इन ग्लासगो। तो दिस इज कॉल्ड मेजर इकोनॉमिक्स फोरम, US का इनिशिएटिव है। फिर आते हैं लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने जॉइंटली अनाउंस किया है लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट। तो लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट जो है ये प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है, जहाँ पे हमको कैपेसिटी बिल्ड करना है अर्बन प्रोफेशनल्स के अंदर कि वो जो क्लाइमेट एक्शन है उसको लीड कर पाए डिफरेंट सेक्टर्स में। तो LCCM जो है वो 5,000 प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी और उनको प्रिपेयर करेगी टू चैम्पियन क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन सॉल्यूशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है मैसूरू का, वो हमारी फर्स्ट डिलीवरी पार्टनर है LCCM प्रोग्राम की। फिर आते हैं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल। तो 62nd मीटिंग जो है विल बी द फाइनल काउंसिल ऑफ GEF ट्रस्ट फंड। क्लोज हो रही है 4 ईयर फंडिंग साइकिल एंड कमेंसिंग GEF 8 साइकिल। अब GEF 7 जो है वो कहीं ना कहीं हमारे वर्ल्ड फॉरेस्ट, लैंड, वाटर, क्लाइमेट इन सबको सेफगार्ड करती है। की हाइलाइट्स इसके ये कि लीडर्स ने प्लेज किया है नेचर के लिए और जो स्पीशीज़ लॉस हो रहा है उसको रिवर्स करने के लिए बाय 2030। 29 डोनर जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने प्लेज किया है कि $5.33 बिलियन जो है वो GEF 8 रिप्लेनिश पीरियड के लिए दिया जाएगा, और थ्रेट को भी एड्रेस किया है। अब ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी आपको पता होना चाहिए, ये सेटअप की गई थी रियो डे जेनेरियो समिट के टाइम पे, अर्थ समिट जिसको बोलते हैं 1992 में, और ये ओनली मल्टीलेटरल फंड है जो कि हर एनवायरमेंट हेल्थ सेक्टर में वर्क करती है। ये यूनिक पार्टनरशिप है 18 एजेंसीज का, और इसका ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो 5 इंटरनेशनल एनवायरमेंट कन्वेंशंस को फाइनेंस करती है, UNCBD, UNCCD, UNFCCC, मीनामाटा कन्वेंशन ऑफ मरकरी और स्टॉकहोम ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। GEF ट्रस्ट फंड जो है वो इसके अंदर ही क्रिएट किया गया था, जो कि प्लानट के मोस्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उनको टैकल करने के लिए। अब GEF काउंसिल क्या है? ये GEF काउंसिल जो
है वो मेन गवर्निंग बॉडी है हमारे इसकी, जिसमें 32 मेंबर्स आते हैं और अपॉइंट कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज अपॉइंट करती हैं जो GEF में आती है। मेंबर जो है वो रोटेट करते हैं एट डिफरेंट इंटरवल्स। इंडिया जो है प्रेजेंटली मेंबर है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, कंप्राइजिंग ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका। ये एक साल में 2 बार मिलते हैं और ये रिव्यू करते हैं, अप्रूव करते हैं सारे GEF प्रोग्राम बाय कंसेंसस। ओके फिर आते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि मैंने पढ़ाया है, इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाया है, क्योंकि इसकी जो इंडिया का रैंक जो है 163 आउट ऑफ 163 कंट्रीज है, तो जिसके कारण जो है मतलब 180 आउट ऑफ 180 कंट्रीज है, तो इसलिए जो है इंडिया ने कंसर्न रेज किए थे। तो ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ALA यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मिलकर रिलीज करते हैं और बाय एनियल रिपोर्ट है। ओके फिर आते हैं लिविंग लैंड्स चार्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल 54 कॉमनवेल्थ जो मेंबर्स हैं उन्होंने एग्री किया है कि वो वॉलंटरी डिक्लेयर करेंगे लिविंग लैंड इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, मतलब अपनी खुद की कंट्रीज में डिक्लेयर करेंगे टू फ्यूचर जनरेशन। इसका एम है कि मेंबर कंट्रीज को सपोर्ट करना कि वो अपने कमिटमेंट जो है रियो अर्थ कन्वेंशन के अंदर जो आए थे, 3 कन्वेंशन आए थे, उनकी तरफ अपना कमिटमेंट को डिलीवर करें, जो कि है CBD, CCD एंड CCC। कॉमनवेल्थ नेशंस की अगर बात करें तो अभी कॉमनवेल्थ गेम भी चल रहा है जो आपको पता है। ये क्रिएट किया गया था 1900 में, जहाँ पे नेशन ने बिगिन किया था कि वो ब्रिटिश एम्पायर से सिसीड करेंगे, पर ब्रिटिश मतलब बट कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेंगे। तो इंडिया जो है पार्ट है कॉमनवेल्थ नेशंस का। अब UN ओशन कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 5 डे UN ओशन कॉन्फ्रेंस जो है अभी हुआ है केन्या में, और पोर्टुगल ने मिलके को-चेयर किया है, को होस्ट किया है। लीडर्स जो है 130 कंट्रीज़ के सबके इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस जो है वो वर्ल्ड ने वहाँ पे बोला है कि वो एड्रेस करेंगे जितने भी चैलेंजेस हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड और ओशन से रिलेटेड, और SDG गोल 14 को अचीव करेंगे। फिर कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट 2021-22, ये जो रिपोर्ट है ये प्रिपेयर की है सेक्रेटेरिएट जो है कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन के उन्होंने, जहाँ पे वो ग्लोबल डेवलपमेंट को रिव्यू करेंगे कार्बन प्राइसिंग से रिलेटेड। ओके कार्बन प्राइसिंग है क्या? कार्बन प्राइसिंग का मतलब है कि ग्रीन हाउस गैस जो है जो भी एमिट हो रहा है उसके लिए हमको फीस लगाना, कोई भी फीस लगाना या फिर उनको इंसेंटिव्स ऑफर करना अगर उन्होंने लेस एमिट किया है। अब प्राइस ऑन कार्बन एमिशन की बात करें, इधर कार्बन टैक्स से जो भी गवर्नमेंट जो है वो कार्बन टैक्स इम्पोज कर सकती है पॉल्यूटर्स अगर ज़्यादा एमिट कर रहे हैं। एमिशन ट्रेडिंग स्कीम से कैप एंड ट्रेड ट्रेडेबल परमिट सिस्टम होता है ग्रीन हाउस गैस के, और ये लिमिट सेट करता है कि ग्रीन हाउस गैस आपको कितना एमिट करना है। अब जो हमारा कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन है ये एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी को एक साथ लाता है कि वो कार्बन प्राइसिंग को अंडरस्टैंड कर पाए एज अ टूल और फाइनेंसिंग मैकेनिज्म जो है बढ़ा पाए। की फाइंडिंग की बात करें तो लेस देन 4% जो है ग्लोबल एमिशन करंटली कवर्ड बाय कार्बन प्राइस। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंक्रीज कर दिया अपना कार्बन टैक्स रेट्स। और एग्रीमेंट ऑन आर्टिकल 6 इज एनकरेजिंग फर्दर इंटरेस्ट इन कार्बन मार्केट। तो एग्रीमेंट ऑन आर्टिकल 6 है क्या? ये कंट्रीज़ को टूल प्रोवाइड करते हैं कि एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी बढ़ाने के लिए आप डबल काउंटिंग को अवॉइड करिए। ओके सो दिस इज दैट। नाउ लेट्स कम टू कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स आर नाउ कंपैरेबल टू व्हाट दे वर 4 मिलियन ईयर्स एगो। तो CO2 जो है वो मेजर कौन करता है? मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी, मतलब एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी है जो कि हमारी हवाई आइलैंड में है। ये कौन रन करता है? US नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है रन करते हैं, जहाँ पे उन्होंने बोला कि CO2 जो लेवल है 2022 में पीक्ड हो गया है एट 421 पार्ट्स पर मिलियन इन में। अब MLABO जो है ये बेंचमार्क साइट है जो कि हमारे CO2 को मेजर करती है मोना लोआ वॉल्केनो स्लोप्स में, और जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। अदर गैसेस जो कि वो मेजर करती है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सारे गैसेस जो है वो जो है वो मेजर करती है। सिंस 1958 ये जो है साइट है फॉर डेली रिकॉर्ड ऑफ ग्लोबल एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अंडर कीलिंग कर्व। ठीक है, CO2 मेजर जो होता है इससे दिस ईयर इज 50% हायर है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से एट अबाउट द सेम लेवल एज 4.1 to 4.5 मिलियन ईयर्स अगो इन प्लीस्टोसिन। CO2 जो प्लियोसिन एरा, CO2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस है जो कि हीट को ट्रैप करती है, ग्रेजुअली ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। और मेजर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज जो है फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज चेंजेस और लाइफ स्टॉक। तो देख सकते हैं कीलिंग कर्व में आपको दिया है, अगर कीलिंग कर्व पूछता
पहुंचता है तो कीलिंग कर्व जो है CO2 को मेजर करने के लिए लिया जाता है और मॉडल ऑब्जर्वेटरी जो है वो मेजर करती है CO2 जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स कम टू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बैन्स यूज ऑफ कोल इन दिल्ली नियर बाई सिटीज फ्रॉम जनवरी 2023। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उन्होंने डायरेक्शन इशू किया है कि जो कोल का यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक और अदर मिसलेनियस एप्लीकेशन में, तो वो जो है उन्होंने बैन कर दिया है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए जनवरी 2023 से। हाउएवर लो सल्फर कोल जो है थर्मल पावर प्लांट में आप उसको यूज़ कर सकते हैं पर कोल को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है कि ये पॉल्यूटेंट को रिड्यूस करेगा, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो 1.7 मिलियन टन जो है कोल को सेव करेगा एनुअली। अब CAQM क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन और एडजॉइनिंग एरियाज 2021 में स्टैब्लिश हुई है। ये फर्स्ट इस्टेब्लिश हुई थी 2020 में थ्रू एन ऑर्डिनेंस। हेड इसको चेयरपर्सन हेड करेंगे जो कि एटलीस्ट 15 ईयर्स एक्सपीरियंस हो, और अपील जो है इनकी NGT में लाई होगी। फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट करना है, एक्शन मॉनिटर करना है एयर क्वालिटी, प्लानिंग और एग्जीक्यूट करना है प्लान्स टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन इन NCR, और रिसर्च और डेवलपमेंट को कंडक्ट करना है। Okay, so this is the Commission for Air Quality Management. Now let's come to zoos exempted from permission under Forest Conservation Act. तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने बोला है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी का अप्रूवल जो है अगर मतलब जैसे कि इन्होंने अप्रूव्ड कंसिडरेशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी का कंसिडरेशन था, उसको अप्रूव किया है। अप्रूव्ड जूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड एज फॉरेस्ट एक्टिविटी, मतलब उन्होंने अप्रूव किया जूज जो है फॉरेस्ट लैंड में जो आते हैं एज फॉरेस्ट एक्टिविटी अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो उन्होंने एग्जाम कर दिया। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो जूज और रेस्क्यू सेंटर्स को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी कंसीडर किया जाता था, एंड मेक फॉरेस्ट क्लियरेंस फ्रॉम सेंटर मैंडेटरी, मतलब फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए सेंटर का डिसीजन मैंडेटरी था। बट अभी जो है जूज जो है उनको एग्जाम कर दिया है कि उनको मल्टीपल परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि फॉरेस्ट जो है पहले स्टेट लिस्ट में था, फिर कॉन्करेंट लिस्ट में आया। इट केम इनटू फोर्स डिफॉरेस्टेशन को एड्रेस करने के लिए, और ये नेसेसरी था कि हर स्टेट को सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी फॉरेस्ट लैंड को यूज़ करने के लिए फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस। अब नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस मीन्स कोई भी फॉरेस्ट को क्लियर करना, फॉरेस्ट लैंड को क्रिएट करना और पोर्शन को क्रिएट करना फॉर अदर देन रिफॉरेस्टेशन के अलावा किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना फॉरेस्ट एरिया को, जैसे कि कल्टिवेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, रबर, ये सब जो है नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस है। However, कोई भी वर्क रिलेटेड टू कंजर्वेशन और डेवलपमेंट और मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट वो नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए नहीं कंसीडर किया जाएगा, वो फॉरेस्ट पर्पस कंसीडर किया जाएगा। अब आते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करता है सेंट्रल जू अथॉरिटी का। ठीक है, सेंट्रल जू अथॉरिटी में चेयरमैन होंगे, 10 मेंबर होंगे, मेंबर सेक्रेटरी होगा, और एवरी जू जो है इंडिया में वो सेंट्रल जू अथॉरिटी का रिकॉग्निशन लेगा फॉर इट्स ऑपरेशन। बातें, इंडिया ने अचीव कर लिया है 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट इन पेट्रोल। तो ओरिजिनल टारगेट फॉर 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के लिए उन्होंने अचीव कर लिया नवंबर 2022 में, मतलब अचीव कर लेंगे नवंबर 2022 में। और सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा टारगेट क्या है कि 20% जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग आपको अचीव करना है पेट्रोल में बाय 2025, जो कि E20 प्रोग्राम है। इथेनॉल ब्लेंड का मतलब यही होता है कि मोटर फ्यूल जो इथाइल अल्कोहल कंटेन करता है उसको ब्लेंड करना है, जो कि एटलीस्ट 99% प्योर हो, जो कि 99% प्योर हो और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और से बना हो, और ब्लेंड उसको किसके साथ करना है, एक्सक्लूसिवली गैसोलीन के साथ करना है। सिंस वो प्लांट बेस्ड होता है तो इसलिए रिन्यूएबल फ्यूल कंसीडर किया जाता है। मेजर्स जो इम्प्रूव करने के लिए लिए गए हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, तो गवर्नमेंट ने अभी रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है इथेनॉल की वो फिक्स कर दी है। गवर्नमेंट ने एनकरेज किया है शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज़ को कि वो अपना डिस्टिलेशन कैपेसिटी जो है उसको एनहांस करें। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने अमेंड किया है मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल रेगुलेशन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रिवेंशन माल प्रैक्टिसेस ऑर्डर 2005, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट सेल करना है बायो इथेनॉल का। फिर एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम जो है वहाँ पे इंडिजीनियस प्रोडक्शन करना है हमारे इथेनॉल का, और इंडिया जो है वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे इथेनॉल का आफ्टर US, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन, चाइना। सिग्निफिकेंस क्या है, पॉल्यूशन रिड्यूस करेगा, कार्बन न्यूट्रल बनेगा और हेल्प करेगा इंडिया को कि अपना इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है उसको कम कर पाए, और प्रॉफिटेबल फॉर फार्मर्स and sugar mills. Okay, so this is the significance. Now let's come to REN 21,
रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग की बात करें तो इंडिया ने अभी 15.4 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी ऐड की है 2021 में, जो कि थर्ड हाईएस्ट है आफ्टर चाइना। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है हमारे सोलर पीवी कैपेसिटी के लिए और रैंक्ड फोर्थ इन द वर्ल्ड फॉर टोटल सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन। इंडिया का रैंक सेकंड है न्यू सोलर वाटर हीटिंग कैपेसिटी के लिए और थर्ड है हाइड्रो पावर कैपेसिटी के लिए और फिफ्थ है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। $24.3 बिलियन जो है वो अलॉट किया गया है सोलर एनर्जी स्कीम्स के लिए। अब REN21 क्या है? ये ओनली ग्लोबल कम्युनिटी जो है जहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स परफॉर्म करते हैं फ्रॉम साइंस, गवर्नमेंट, NGOs से हर कोई, कि रिन्यूएबल्स को कैसे हमको अपटेक करना है। ये क्रिएट किया गया था 2004 में, क्योंकि आउटकम किसका था? बॉन्ड 2004 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड था। इंडिया का इनिशिएटिव जो है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अगर बात करें तो इंडिया ने $11.3 बिलियन जो है रिन्यूएबल पे इन्वेस्ट किया है 2021 में और बहुत सारी स्कीम्स रन कर रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि, PM कुसुम सोलर स्पार्क स्कीम, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। तो ये सब चीज़ें जो है इंडिया कर रही है। फिर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022। तो दिस इज द रूल्स जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी नोटिफाई किया है। की हाइलाइट्स क्या है कि हमको ओपन एक्सेस जो ट्रांजेक्शन है उस पे जो लिमिट लगाते हैं हमको उसको रिड्यूस करना है। इसका एम यही है कि जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको ओपन एक्सेस बेसिस पे रिन्यूएबल पावर जो है उनको प्रोवाइड की जा सके। ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना है इन अप्रूवल प्रोसेस ऑफ ओपन एक्सेस अप्रूवल जो है वो ग्रांट किया जाएगा 15 डेज के अंदर और एल्स इट विल बी डीम टू हैव बीन अप्रूव्ड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट। अगर कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करेंगे तब आपको दिया जाएगा। इट विल बी थ्रू नेशनल पोर्टल। यूनिफॉर्म रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन जो है सारे ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ को प्रोवाइड करेगा प्रोवाइड किया जाएगा उनके ऊपर उनके ऊपर होगा इन द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसिंग। ग्रीन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कंज्यूमर्स को अगर वो ग्रीन पावर कंज्यूम कर रहे हैं और क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और एडिशनल सरचार्ज जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ग्रीन एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया। सिग्निफिकेंस क्या है कि ऑब्वियसली एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी, जनरेशन और परचेस कंजम्पशन ग्रीन एनर्जी का प्रमोट करना, स्ट्रीमलाइन करना सारा ओपन एक्सेस जो प्रोसीजर है उसको और एनेबल करना सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर ओपन एक्सेस और अचीव करना इंडिया का कमिटमेंट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030। अब आते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। तो BIS ने अभी एक स्टैंडर्ड BIS ने अभी एक पब्लिश किया है स्टैंडर्ड फॉर टेस्ट मतलब जो हमारी लिथियम आयन ट्रैक्शन बैटरीज पैक्स हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया है फॉर इलेक्ट्रिक प्रोपेल्ड रोड व्हीकल्स। तो IS ये स्टैंडर्ड है जो कि फॉर्मुलेट किया गया है जो कि फॉर्मुलेट किया गया है और रियल लाइफ सिनेरियोज पे बेस्ड है, सच एज पार्क्ड व्हीकल, जहाँ पे मतलब अगर बैटरी पार्क्ड है तो मतलब अगर व्हीकल पार्क्ड है तो वहाँ पे कोई भी बैटरी यूज़ नहीं हो रही है, वो सब मेजर करने के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो पावर्ड किससे होते हैं? बाय बैटरी इलेक्ट्रिक पावर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज जो है अवेलेबल हैं। लिथियम आयन बैटरीज जो है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं क्योंकि उसमें हाई पावर टू वेट रेशियो होता है, हाई एनर्जी एफिशिएंसी होता है। अब इशूज़ क्या है? इंसिडेंट ऑफ फायर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ बैटरी सेल्स, रिलायबिलिटी जो है बैटरी परफॉर्मेंस की वो बहुत वेरी करती है और डिस्पोजेबल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज जो है वो बहुत टॉक्सिक होते हैं। स्टेप्स क्या क्या लिया गया है? प्रोब कमेटी बनाई गई है। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग जो है उसको किया गया है टू इंक्रीज इट्स रेंज। रीयूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज जो है फैक्ट्रीज वगैरह में, और BIS ने पब्लिश किया है बैटरी स्टैंडर्ड। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है? ये आई थी थ्रू एक्ट बनी थी 1986 के अंदर और ये स्टेब्लिश है इनटू नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया अंडर BIS एक्ट। अब BIS क्या प्रोवाइड करती है? सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, जैसे ISI मार्क हो गया, हॉल मार्किंग के लिए प्रोवाइड करती है, इको मार्क के लिए प्रोवाइड करती है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम जो है वो निकाली है फॉर कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम और लेबोरेटरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो दीज आर द BIS फंक्शन। नाउ लेट्स कम टू 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम 2022। ये
ये हेल्ड हुआ, ये कहाँ पे हुआ है मीटिंग, ये कैटावॉइस में हुआ है, पोलैंड में है जो। और वर्ल्ड अर्बन फोरम जो है ये प्रीमियर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के बारे में, जो कि यूएन हैबिटेट लेकर आई थी। अब वर्ल्ड अर्बन फोरम जो है वो 2001 में इस्टेब्लिश हुई थी और यूनाइटेड नेशन ने इस्टेब्लिश किया था, जो कि रैपिड अर्बनाइजेशन और उसके इम्पैक्ट को चेक करने के लिए। फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी वो नैरोबी केन्या में हुई थी 2022 में। और एट 11 वर्ल्ड अर्बन जो फोरम है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, क्लाइमेट सिटीज़ फॉर क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एटसेट्रा ने इंडिया का पहला नेशनल कोएलिशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर अर्बन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। ओके, सो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन आपको पता है कि नेचर जो भी आप एक्शन लेते हो नेचर पे बेस्ड होना चाहिए। अब आते हैं CDRI। तो कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है कि हमको CDRI को कैटेगराइज करना है एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अप्रूव किया गया था, साइनिंग ऑफ हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट साइन किया गया था विद CDRI फॉर ग्रांटिंग इट द एग्जेम्पशन इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस अंडर यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन एक्ट के अंदर जो है प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज ग्रांट करना, उससे एग्जेम्पशन करना, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने एक्ट जो है वो एनैक्ट किया गया, वॉज एनैक्टेड इन इंडिया, कि उन्होंने एनैक्ट किया टू गिव effect to the Convention of Privileges and Immunity of United Nations adopted by UN General Assembly। तो आर्टिकल 104 और 105 जो है यूएन चार्टर के, वो अलाउ करते हैं यूएन को कि आप इंजॉय कर सकते हैं इन द टेरिटरी ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर विद सच लीगल, कुछ लीगल कैपेसिटी, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ जो है इंजॉय कर सकते हैं। तो इट विल प्रोवाइड CDRI को ये इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल लीगल पर्सोना जो है प्रोवाइड करेंगे, जो कि इफेक्टिवली अपने फंक्शन को कैरी आउट कर सकता है। और ये CDRI को अलाउ करेंगे कि वो एक्सपर्ट्स को डिप्यूट कर सकता है, और एक्सपर्ट्स जो है बहुत सारे मेंबर कंट्रीज से इंडिया में बुला सकता है, डिप्लॉय कर सकता है फंड ग्लोबली एंड रिसीविंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर कंट्रीज, टेक्निकल एक्सपर्टीज भी रिसीव कर सकते हैं, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लेवरेज करते हैं तो टू फॉस्टर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एट होम। अब CDRI क्या है? CDRI का सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली में है। ये मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप है जो बहुत सारे UN एजेंसीज नेशनल गवर्नमेंट से मिलकर बनी है। 2019 में लॉन्च हुई थी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी UN क्लाइमेट एक्शन समिट में, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था। और सिंस इट लॉन्च 31 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है एज अ मेंबर ज्वाइन किए हैं। अब ज़ूज़ुंथली कोरल जो है, फॉर द फर्स्ट टाइम अगर बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड किया है 4 स्पीशीज ऑफ ज़ूज़ुंथली कोरल्स, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से मिले हैं। ऑल 4 जो है फैमिली वो फ्लेबाबेलिडेई से बिलोंग करते हैं। नाम नेसेसरी नहीं है आपको याद करने के लिए। अब ज़ूज़ुंथली कोरल्स होते क्या है वो याद करने की ज़रूरत है। तो ज़ूज़ुंथली कोरल्स वो होते हैं, वो ग्रुप ऑफ कोरल्स होते हैं जहाँ पे ज़ूज़ुंथली जो है वो नहीं कंटेन करते, मतलब ज़ूज़ुंथली एल्गी नहीं कंटेन करते। और डिराइव वो नरिशमेंट कहाँ से उनको मिलता है? सन से नहीं मिलता, वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लैंक्टन्स जो ओशन के अंदर रहते हैं उनसे मिलता है। अब ये ग्रुप स्कॉलर्स जो होते हैं उनको डीप सी रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। वो 200 मीटर से मतलब एफोटिक जोन में रहते हैं, फोटिक जोन में नहीं रहते। अब इनका अकरेंस जो है वो रिपोर्ट किया जाता है फ्रॉम शैलो कोस्टल वाटर्स। अबाउट 570 स्पीशीज जो है हार्ड कोरल्स के वो इंडिया में फाउंड होते हैं, और 90% जो है हमारे अंडमान एंड निकोबार में सराउंडेड है। कोरल्स जहाँ पे लेस देन 1% ऑफ अर्थ सर्फेस बट दे प्रोवाइड होम टू नियरली 25% ऑफ मरीन लाइफ। अब कोरल रीफ्स जो होते हैं क्या होते हैं? कोरल रीफ्स एक टाइप का प्लांट होता है जो मोस्ट प्रोटेक्टिव और सस्टेनेबल और प्रिंस्टन इकोसिस्टम होता है वर्ल्ड इकोसिस्टम का, और शैलो कोस्टल वाटर्स में मिलते हैं। इनवर्टिवेट्स एनिमल्स होते हैं बिलोंगिंग टू सिनेला और सिम्बायोटिक रिलेशन, मतलब ज़ूज़ुंथली जो एल्गी है उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड में मिलते हैं और प्रोटेक्टेड है शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। अब आते हैं नुओचोगा। ये क्या है? ये एक बेबी मेमोथ जो है वो भी डिस्कवर्ड हुआ है हमारा कनाडा के यूकोन्स टेरिटरी में। और ये क्या है? ये एलिफेंट का एक मतलब छोटा एलिफेंट होता है, बिग बेबी मतलब बेबी एलिफेंट होता है तो, बट बिग बेबी एनिमल है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो डोंट रिमेंबर इट। बैम्बू ड्वेलिंग बैट इन मेघालय, तो अ न्यू स्पीशीज जो है वो डिस्कवर की है मेघालय में, जो कि नोंगी खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये याद करने की जरूरत है, नोंगी खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे है? मेघालय में है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद करने की जरूरत है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर हीट वेव्स 2022 कॉजेस इम्पैक्ट एंड वे फॉरवर्ड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। तो अभी ICAR ने
एनालिसिस की है हमारे हीट वेव्स की। तो कॉजेज़ क्या है हीट वेव्स के? एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ ओवर वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड एब्सेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ऑब्वियसली एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटीज़, क्योंकि हाई मतलब एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ मतलब वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, तो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़, मतलब एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एब्सेंस, क्योंकि ऑब्वियसली वो बारिश लेकर आते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ड्राई वेदर लेकर आते हैं। हीट वेव्स क्या है? हीट वेव्स जो है वो डिफाइन किया जाता है बेस्ड ऑन देयर टेम्परेचर थ्रेशोल्ड, ठीक है, कि कितना नॉर्मल से वो वेरी होते हैं, उनको हम हीट वेव्स बोलते हैं। हीट वेव इम्पैक्ट की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं ये येलोइंग और शिवरिंग जो है, मतलब ग्रेन को जो है येलो कर देते हैं, एंड फोर्स्ड मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी की तरफ फोर्स करते हैं। मॉइस्चर लेस होता है, सनबर्न होता है, फ्लावर ड्रॉप होता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट और हायर बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। अब रिकमेंडेशन क्या है? तो हमको राइट क्रॉप वेराइटीज़ यूज़ करनी चाहिए, बाथिंग एनिमल्स और अडॉप्टिंग द मल्चिंग टेक्निक, टाइमली सोइंग करना चाहिए, और हीट टॉलरेंट जो रेसिस्टेंट वेराइटी है उनको यूज़ करना चाहिए, उनको अडॉप्ट करना चाहिए। स्प्रे करना चाहिए पोटेशियम नाइट्रेट की लीफ जो है बूट हो जाए। मल्चिंग जो है शुगर केन रिज और फॉरो मेथड यूज़ करना चाहिए, और फ्रूट्स ट्रीज जो है उनको कवर करना चाहिए विद शेड नेट्स एंड कॉटन क्लॉथ्स टू रिड्यूस सन स्कैल्डिंग, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हीट वेव्स। नाउ लेट्स कम टू टेक्टोनिक लिंकेज टू ग्रेट आसाम अर्थक्वेक। तो रिसर्चर्स ने अभी 1950 का ट्रेस किया है कि 1950 में जो ग्रेट आसाम का अर्थक्वेक आया था वो टू द उनको बोला है कि वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से आया था। जो इंडियन बर्मन प्लेट थी हमारी और ईस्ट हिमालयन इंडियन प्लेट थी, उनके टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण आया था। अब ग्रेट आसाम अर्थक्वेक जो है ये लार्जेस्ट इंट्रा कॉन्टिनेंटल अर्थक्वेक है जो कि एवर रिकॉर्ड किया गया है, और विच वॉज लोकेटेड एट इंडिया चाइना बॉर्डर नियर मिशमी हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे लोकेटेड है। अब ईस्टर्न हिमालयन सिंथेसिस की बात करें जो कि अरुणाचल प्रदेश में है एंड एरियाज एडजेसेंट टू आसाम में, वो जो है मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव जोन है जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब ये कौन से सिस्मिक जोन से बिलोंग करता है? 5 सिस्मिक जोन से बिलोंग करता है। स्टडी ने स्टेट किया है कि एरिया जो है अपर असम और मिशमी ब्लॉक जो है वो कंसीडर किया जाता है एज अ सिस्मिक गैप जो कि एक्टिव फॉल्ट एरिया है, ओके। फिर टिडिंग ट्वीटिंग सर्चर जोन जो है वो सिस्मिकली एक्टिव जोन है जो 40 किलोमीटर डेप्थ पे है, अप टू 40 किलोमीटर डेप्थ के ऊपर आता है, जहाँ पे सिस्मिसिटी जो है इंडियन बर्मन रीजन की वो ऑब्जर्व होती है अप टू डेप्थ ऑफ 200 मीटर, ठीक है। अब जो टाइडिंग ट्वीटिंग सर्चर जोन जो है ये मेजर पार्ट है हमारे ईस्टर्न हिमालयाज का, जहाँ पे हिमालयस जो है शार्प बेंड लेती है टुवर्ड्स द कनेक्ट IBR, तो ठीक है। मान लीजिए ये हमारी हिमालय आ रही तो ऐसे, तो दैट इज कॉल्ड सिस्मिक, दैट इज कॉल्ड दैट दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न हिमालयस में, और ये शार्प गैप ले रही है, ठीक है, शार्प मूव ले रही है, तो दैट इज कॉल्ड हमारा ये हो गया, ठीक है। और सिंक्लेक्शियल बेंड बोलते हैं उसको, क्या? सिंटेक्शियल बेल्ट बोलते हैं, बेंड बोलते हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयस जो है सिंटेक्शियल बेंड की अगर बात करें तो नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक लाई करती है। अब ये देख सकते हैं अर्थक्वेक रिस्क जोनेशन, मतलब इन इंडिया अगर बात करें तो 59% ऑफ द लैंड एरिया सिस्मिक हजार्ड डैमेज में आता है, ठीक है। वेरी हाई डैमेज एरिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देख सकते हैं, ठीक है, और ये वाले एरिया में। नाउ लेट्स कम टू मौसिनराम एंड चेरापूंजी। तो मौसिनराम और चेरापूंजी की अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पे होती है जून टाइम पीरियड में। कंट्री की एवरेज रेनफॉल से ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है? मौसिनराम और चेरापूंजी पे। बोथ चेरापूंजी और मौसिनराम जो है वो विंडवर्ड साइड जो है हमारे मेघालय का खासी हिल्स का, वहाँ पे लाई करते हैं। अब मेघालय खासी हिल्स की अगर बात करें तो फॉर एग्जाम्पल विंडवर्ड साइड, तो आप मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से जो है वहाँ राइज हो रही है, तो यहाँ पे बारिश खूब ज़्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे विंड जो है डिसेंड होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये विंडवर्ड साइड, तो ये हो गया हमारा विंडवर्ड साइड, वो हो गया लीवर साइड। तो इट इमेंस रेनफॉल होता है फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, बे ऑफ बंगाल रीजन से आती है, और ये लोकेशन जो है वो बॉर्डर्ड है बाय द हिल्स ऑन 3 साइड। साउथ वेस्ट विंड्स जो है वो ब्लॉक की जाती है बाय द माउंटेन्स, और लिविंग द बे ऑफ बंगाल मानसून गेट स्टक टू दिस प्लेस, ठीक है, तो इस प्लेस पे स्टक हो जाती है। तो दिस इज द एनवायरमेंट पार्ट, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स फिर हम सोशल इश्यूज हम कल पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम है जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।